welcome to Zedi. Maham Jaya ini nasi program nasi oinaba sumpi udah biotech ki cawal thudam logi nasi dah nasi lak suri se dajitin egi fit ki partner adagi Ajit Kumar Padi Director Sales. Jitendra Kumar Director Operations. Dr. Ayushman, Senior Manager Technical Support. Sanjay Das, Manager Sales. Sir Ajit na poultry management ni matang daw ang gani. Adagi Sir Jitendra Kumar na fit nutrition ni matang daw ang gani. Adagi Dr. Ayushman na disease and diagnosis ki maram da wang gani. Aduga Sanjay Das na relation build up ki matang da farmer myam akoi masin relation build up to hi matang da wang gani. Le Sir Ajay Kumar Pandi ko wang इलेक्ट्रॉनिक्स का इफेक्ट की वजह से डिले भी होती है, ऐसे नॉर्मली डिले चल रहे हैं। इस डिस्कशन अबाउट मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट मीन इज एवरीवेयर ना। हम अगर इवन घर में जैसे आज यहाँ पे बैठे हैं, जो मैनेज हम करते हैं यहाँ पे अरेंज किए, इट्स मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट कोर कमेटी कोर मेंबर्स मैनेज नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा ना, प्रॉपर्ली हम बैठ पाएंगे, गंदा रहेगा। कि होटल हो, घर हो, जो भी हो, इस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जैसे हम लोग घर में अपना मैनेजमेंट प्रॉपर्ली क्लियर करते हैं, अपना डेली रूटीन में करते हैं, सेम ऐसे हम लोग पोल्ट्री में चाहते हैं कि वो भी उसको वैसे किया जाए जो प्रॉपर्ली वो भी अपना जो लाइफ स्पैन है उनका, जो 30-40 डेज का जो लाइफ स्पैन है, तो प्रॉपर्ली वो लोग अपना अच्छे से वो ग्रोथ अपने अच्छे इन्वायरमेंट में वो करें। और मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट हमको प्रॉपर किया जाए, सो इस मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ मैं स्लाइड्स जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जो भी घर में हम लोग करते हैं, एंड मूवी के लिए भी एग्जैक्टली तो सेम नहीं होगा, जो डिफरेंट, क्योंकि हमारे अंदर खुद को सजना संवरने के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बिकॉज इफ कोई प्रॉब्लम ना तो आप बता सकते हो। ऑल आर कंफर्टेबल विद हिंदी ना? हाँ, ठीक है ना? लास्ट, ओके, थैंक यू। तो लोकल लैंग्वेज अभी लोकल्स के साथ जुड़े हैं तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपका लैंग्वेज भी हम भी कोशिश करेंगे सीखने के लिए। नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगा डेफिनेटली कुछ बात भी आपके लैंग्वेज से हम बात करेंगे, राइट? तो पोल्ट्री मैनेजमेंट कुछ स्लाइड्स हम लोग से बनाए कि जो 30-40 डेज का जो हम लोग लाइफ स्पैन एक बोर्ड को हम देते हैं, उनका जो हाउस रहता है उसके अंदर में हम कैसे मैनेज करते हैं। 3 थिंग्स हम लोग पोल्ट्री को कैसे देखते हैं। इट्स अ पोल्ट्री लाइफ स्पैन इज 40 डेज 50 डेज हायर साइड। हम अगर उसको 3 kg इस 4 kg तक आप बॉडी वेट गेन करते जाएंगे तो मैक्सिमम हायर टू 40-60 डेज तक हम उसको कीप कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमको उसको सेल आउट करना पड़ेगा, लिक्विडेशन करके फिर हमारा नया क्रॉप करना पड़ेगा। मैक्सिमम 40-50 डेज तक हम उसको रिलीव कर सकते हैं। उसके बाद हम नहीं कर सकते, हमारा कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव होगा नहीं। तो ये जो बर्ड जो है वो प्रॉपर्ली किसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। एक तो है आपका इन्वायरमेंट, सेकंड है आपका जो फूड डेली रूटीन, जो फूड उसको मिलना है, एंड वाटर सोर्सेस। ये 3 उसको चाहिए। प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर में आता है मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो इन्वायरमेंट उसको अच्छा मिलेगा, राइट? एंड फीड सोर्स जो होता है, फीड सोर्स अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन फीड मिलेगा, फूड मिलेगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा। थर्ड है वाटर। इस वाटर अगर क्लियर वाटर, हम घर में एक्वा लगाए हैं, कैट लगाए हैं, डिफरेंट वाटर, आरओ वाटर पीते हैं, यूवी वाटर पीते हैं, तो
बर्ड को हम नाला कुआं से उठा के तो हम नहीं दे सकते, बिकॉज इज स्पैन लाइफ इज 40 डेज एंड इस 40 डेज में हमको ग्रोथ भी लेना है और उसको बेचना भी है और उसको अर्न करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना है। अगर वो प्रॉपर मैनेज नहीं होंगे, प्रॉपर हमसे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए एंड वो प्रॉपर वाटर, अच्छा वाटर, हमसे भी बेटर वाटर उनको मिलना चाहिए सो दैट वो 40 डेज का स्पैन है उसको बेटर ग्रोथ करे और डिजीज फ्री रहे, राइट। तो कुछ स्लाइड्स हम बनाए हैं तो मैनेजमेंट को पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। इस समझने पहले से कि मैं कुछ बोलूँगा आप लोग के अंदर में कई हैं कि आज 5 इयर्स का भी फार्मर है कि 5 साल हो गया उनको फार्मर को लेके एंड थोड़ा हैंड राइज करेंगे कोई 10 साल से अपना फार्मिंग को चला रहे हैं, 10 इयर्स से, you are in 10 years, last 10 years, no? And last 5 years? Last 5 years, 3, 4, okay. And last 2 years in between? 2 years, 1 year in between? Okay, thank you. मैं इसलिए अच्छा all are these body floor में मिट्टी का फ्लोर है या is a solid concrete फ्लोर है? मैं मिक्स is a muddy floor? हाँ muddy floor ना, मिट्टी का फ्लोर है ना? Okay. तो हम पोल्ट्री को ऐसे समझते हैं, अगर पोल्ट्री को हम मट्टी के फ्लोर में, ठीक है, आपको बिफोर कोई भी आपके साथ कंसल्ट किए होंगे, वो बताए होंगे कि मिट्टी का फ्लोर में भी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, काम खर्चे में होता है, वो भी कर सकते हैं, 2-3 बैग्स हम लोग निकाल सकते हैं। बट लॉन्ग रन एक अच्छा फार्म बनाए हैं एंड लॉन्ग रन उसको चलाना है तो वी शुड अवॉइड दैट मड्डी फ्लोर, राइट, एंड उसको अवॉइड करके हमको बेस कंक्रीट फ्लोर करना चाहिए, बिकॉज दैट कंक्रीट फ्लोर में हमको कम से कम 30-40% डिजीज फ्री हो जाता है बर्ड। तो प्लान ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इनिशियली हम फार्म किए हैं, मेरा फाइनेंशियल इश्यूज है एंड मैं उसको प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, एंड लेटर 2-3 बैग्स में अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आप कमाएं, थोड़ा सा वहां से आप साइड कीजिए एंड विद इन 1-2 ईयर के अंदर में जो फ्लोर को आपको उसको कंक्रीट फ्लोर, फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए, बेस इज कंक्रीट, राइट, आपको फ्लोर को कंक्रीट, इसमें आपको ही बेनिफिट है और बर्ड को ही बेनिफिट है, बिकॉज जैसे मडी फ्लोर में क्या होता है ना, जो बैक्टीरियल लोड ज्यादा रहता है ईयर बाय ईयर, जिससे जिससे आपका फार्म पुराना होते जाएगा अगेन उसमें आपका जो डिजीज जो है मैक्सिमम वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। 1 ग्राम पॉजिटिव इज मल्टीपल मिलियन पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जो सोर्सेस आपको मिल रहा है, जो न्यूट्रिशन, जो वाटर, आप अच्छा मैनेजमेंट एनवायरनमेंट आप दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपको देखने को मिलेगा, तो ये बॉडी वेट धीरे धीरे आपका सिंक्रोनाइज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, वो प्रॉपर बॉडी वेट जो पहले मिलता था अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो डिजीज जो है ना इतना एक्टिवेट हो गए हैं कि आपको बर्ड को वो प्रॉपर मतलब इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, फ्लोर इन्वायरमेंट से नहीं दे रहे, लेकर नहीं दे रहे। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए कि अगर आपके पास मडी फ्लोर का फ्लोरिंग है तो उसको टारगेट आप कीजिए विद इन 1 ईयर 2 ईयर, जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल ये है, ये जितना जल्दी करेंगे ये आपके लिए अच्छा है और बर्ड के लिए भी अच्छा है, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइक्रोफोन यहाँ पे स्टैंड होते तो नहीं हो पाएगा। हेलो, so Bytonic is a name of our company and that's a poultry management. We go for this poultry management. There's कुछ मैनेजमेंट का ये लास्ट दिख रहा है सर, लास्ट में दिख रहा है ना, हेलो दिख रहा है सर लास्ट में, ओके। हमको पोल्ट्री जो फार्म के अंदर क्या क्या हमको वो करना चाहिए, जिससे बर्ड आने से पहले हो या नमस्कार ब्रेक हो रहा है, ओके। ऑन कर लीजिए, ओके। तो हमको बर्ड्स चीज आने से पहले हमको क्या क्या प्रोग्राम्स हमको फार्म लेवल में करना चाहिए, तो ये सारे चीज हम
स्लाइड के जरिए से हम लोग बनाए हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर करें। अगर पॉइंट्स कुछ आपको निकल रहा है जो आपको हेल्प कर रहा है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सेट रेडी मैनेजमेंट। द सेट जो होता है आपका फार्म होता है, वो सेट को हम कैसे रेडी करें। देन इज द ब्रूडिंग एंड फीडिंग सेक्शन रहेगा, एंड देन वाटर लीटर मीन्स आप जो बर्ड्स को जो नीचे जो आपका मैट देते हैं तो उसको हम लीटर बोलते हैं। तो आप उसमें सॉडस्ट का भी होता है, राइस का वो छिलका उससे भी होता है। आपका कभी समर में कोई आप सैंड में भी आप कर सकते हैं, सैंड दे के भी आप कर सकते हैं। तो इससे डिपेंड करते हैं वेदर के हिसाब से आपको उसको कैसे करें। इससे लेटर मैनेजर वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीन टाइमली क्या है एंड वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए। डिजीज एंड डायग्नोसिस जो हम बोले कि डॉक्टर साहब उसको आगे ये है मिस्टर जितेन खिलार वो करें। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल जो है हम लोग लास्ट में। नेक्स्ट सेट मैनेज। व्हाट इज द सेट मैनेज? सेट क्लीनिंग मेथड, इक्विपमेंट, रिमूवल, फीडर, ड्रिंकर, ब्रूडर, टैंक, water line, curtain, set mass, litter, material and removal, equipment, cleaning and this all are required ना। ये सारे चीज जो है एक सेट के अंदर आता है। इक्विपमेंट आता है, फीडर आता है, ड्रिंकर आता है, ब्रूडर आता है, कर्टन जो बाहर में हम जो कर्टन देते हैं उसको धूप से बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए वो कर्टन रहता है। एंड लीटर उसमें हम लोग जो मैट बनाते हैं कि उसमें रहने के लिए 40 डेज के लिए वो रहने के लिए उसको लीटर हम उसका भी डिटेल है। एंड इक्विपमेंट के लिए जो इक्विपमेंट जिसमें वो फीडिंग करता है, जिसमें वो वाटर लेता है, जिसमें वो मेडिसिन खाता है, सारे जो इक्विपमेंट रहता है दिस इज सॉरी क्लीनिंग का ये में सेट में आ जाता है। सेट क्लीन, डिसमेंटल एंड क्लीन ऑल द इक्विपमेंट लाइक फीडर, pipeline, drinker, fogger, sprinkler, extra pipe, disinfect. प्रॉपर्ली हम लोग क्या करेंगे ना, इक्विपमेंट जो रहता है फीडर, पाइपलाइन, ड्रिंकर, फॉगर वगैरह जो भी आप करते हैं वो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करें। वो हम बताएंगे कैसे उसको डिसइंफेक्ट करना है। पहले तो बैच निकल गया, बैच निकलने के बाद उसको डिसमेंटल करें, फीडर, ड्रिंकर को खोल के एक जगह प्रॉपर जगह में लेके आए। डिसमेंटल कर्टन जो साइड कर्टन रहता है उसको भी डिसमेंटल करें, उसको खोल के एक जगह में लेके आए। लीटर को आप प्रॉपर्ली रिमूव करें, डीप लीटर को सिस्टमली रिमूव करें, क्योंकि ये देखिए मैं मडी फ्लोर एंड कंक्रीट फ्लोर का इसीलिए मैं आपको पहले शुरू से बता दिया जैसे लीटर उसमें ही लीटर ही आता है, क्योंकि हम मडी फ्लोर में अगर लीटर को हम 40 डेज तक लेके जाते हैं तो वो लीटर क्या होता है ना, वो सीपेज होता है और वहाँ पे बैक्टीरियल लोड ज्यादा रहता है। तो प्रॉपर्ली जब आप डिसमेंटल करते हैं तो लीटर को आप जब निकालते हैं तो अगर कंक्रीट फ्लोर रहेगा तो प्रॉपर्ली वो क्लीन होता है एंड वो प्रॉपर में उसमें क्या करेगा ना, हम कॉस्टिक सोडा देके 24 आवर्स होल्ड कर सकते हैं। एंड नॉर्मली मैट जो मडी फ्लोर में वो चीज हम नहीं कर पाएंगे जिसमें हम बैक्टीरिया को किल कर सकेंगे। तो रूटीन क्लीनिंग प्रैक्टिस जो है आपको लेट मटेरियल एंड फ्लशिंग और पाइपलाइन, जो पाइपलाइन से आपको वाटर आता है उसको बर्ड निकल जाने का तो प्रॉपर्ली वो वॉशिंग होना चाहिए। रिपेयर द होल्स इन रैट्स, हमें रहते हैं रैट्स भी आते हैं फीड खाने के लिए, जो होल्स पर रहता है उसको प्रॉपर्ली हमको क्लोज करना है। रूफ को भी देखना है कि कहां से पानी भी गिर रहा है, रूफ एंड वॉल्स प्रिवेंट एंट्री द वाइल्ड बर्ड, कहीं बर्ड्स बाहर से भी कोई वाइल्ड बर्ड तो नहीं घुस रहा है तो प्रॉपर्ली उसको सील करेंगे, कहीं से होल है तो उसको प्रॉपर्ली क्लोज करेंगे कि बाहर से कुछ चीज ना आए। ये बैच आने से पहले हमको ये प्रोसेस को देख लेना चाहिए, ये प्रोसेस को थोड़ी देख लेना चाहिए कि मेरा पाइपलाइन प्रॉपर्ली क्लीन है, फीडर ड्रिंकर प्रॉपर्ली क्लीन है, बाहर का कोई बर्ड्स अंदर आने का रास्ता तो नहीं है, ये सारी चीज को प्रॉपर्ली हमको देख लेना है। सेट क्लीनिंग में जो मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ कि सेट क्लीनिंग एंड प्रॉपर क्लीनिंग मॉपिंग, जो इलेक्ट्रिकल रिपेयर वर्क्स शुड बी कैरी आउट। मान लीजिए हम सेट को प्रॉपर क्लीन किया, हम भूल गए कि वहां पे जो ब्रूडर में बल्ब लगा हुआ है, जो वहां पे ऊपर में बल्ब लगा हुआ है उसको भी छोड़ चुके हैं। जो भी है फॉर्म के अंदर जो बर्ड को प्रॉपर वो दे रहा है थोड़ी देर के लिए वो वर्क कर रहा है, उसी चीज को हम प्रॉपर्ली उसको क्लीन करना है। वो शायद इलेक्ट्रिकल बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, उसका वायर हो, जो भी है हम उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। क्लीन फीड रूम, जहाँ पे फीड हम करते हैं रूम को उसको थोड़ी रिपेयर करेंगे, रिएक्शन को रिपेयर करेंगे, क्लीन करेंगे।
provided the routine cleaning and preventive follow the set वो करेंगे solve the floor अच्छा this is the good thing is solve the floor overnight looking for washing soda and 50 liter of hot water in 1,000 square feet if you have a 1,000 square feet like आपके पास 1,000 square feet का farm या 2,000 square feet का farm जैसे जैसे farm आपका size है बहुत डिटेल गेस ये बेटर होगा कि हम अगर किसी फ्लोर को सॉफ्ट करेंगे 24 आवर्स तो मॉडी फ्लोर को तो नहीं कर सकते ना मिट्टी का फ्लोर को नहीं कर सकते क्योंकि पानी देके अगर हम मिट्टी फ्लोर पे रखेंगे तो वो तो फिर उसको ड्राई होते होते हमको 5 to 10 डेज लग जाएगा तो अगर ये प्रॉपर कंक्रीट बेस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे ओवरनाइट इसको 2 kg ऑफ कॉस्टिक सोडा जो होता है वॉशिंग सोडा दैट कॉस्टिक सोडा 1,000 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1.5 किलो का या 2 किलो कॉस्टिक सोडा उसको 50 लीटर वाटर में फ्लोर में कम से कम हाफ इंच तक हम उसको भिगो के रखेंगे ऐसे 24 आवर्स उसमें क्या बेनिफिट है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहते हैं वो सारे 24 आवर्स में वो ऊपर आते हैं और किल हो जाते हैं तो ये जो हॉट वाटर में इस ओके इस हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो तो आप नॉर्मली जो उसको 24 आवर्स में कॉस्टिक सोडा क्लीन द फ्लोर विद आफ्टर वो 24 आवर्स के बाद प्रॉपर्ली ड्रेन आउट कर लीजिए एंड क्लीन प्रॉपर कर लीजिए पुट द कॉटन गोइंग डाउन मतलब जो आपका कॉटन्स वगैरह है उसको आप ये कीजिए व्हाइट वॉश क्लीन हो गया ड्राई हो गया देन प्रॉपर्ली इसको लाइमस्टोन पोर्सिलिन पर्पलिन व्हाटएवर आपका डिसइंफेक्टेड जो भी है उसको प्रॉपर्ली देके उसको व्हाइट वॉश में प्रोसेस में निकालिए after performing the cheek deli work there ensure the horse boarding and other related equipment to be ready आप फार्म को रेडी कर रहे हैं चिक्स आने से पहले तो आपका जो चिक्स आएगा जिसमें खाएगा जो फीडर है ड्रिंकर है जो भी आपका इक्विपमेंट हॉर्स मटेरियल है उसका जो बेड बनाना है तो सारे चीज को आपको रेडी रखना है स्प्रे द सेट प्रॉपर्ली सेट को आप अगर फ्यूमिगेशन एवरी बैच में आप अगर प्रॉपर्ली फ्यूमिगेशन कर रहे हैं फ्यूमिगेशन ऐसे होता है फ्यूमिगेशन बैच लिक्विडेशन के बाद आपको फ्यूमिगेशन का भी प्रोसेस रहता है तो मैं प्रकाश जी को ये बता दूंगा इस फॉर्मालिन विद पोटेशियम परमंगनेट तो 1000 स्क्वायर फीट में तो कैसे इसको फ्यूमिगेशन किया जाए कवर क्लोज हाउस को प्रॉपर कैसे सर भी डॉक्टर जैसे आप डिजीज पे जाएंगे वो प्रॉपर्ली आपको गाइड कर देंगे आप नोट करके रखिए ऑल बैच जो भी बैच आपका लिक्विडेशन हो गया आफ्टर बैच लिक्विडेशन क्लीनिंग प्रोसेस में आप अगर फ्यूमिगेशन एवरी बैच में करेंगे तो ये बर्ड के लिए अच्छा है वो प्रॉपर क्या है ना वो डिसइंफेक्टिंग होता है स्प्रे जो सेट को प्रॉपर्ली स्प्रे करेंगे बाहर में जो भी मेटल पड़ा रहेगा उसको क्लीन कीजिएगा फॉर्मालिन से स्प्रे कीजिए मिनिमम पीरियड ऑफ 12 चिक्स आने से पहले 12 आवर्स के अंदर ये स्प्रे का पूरा कंप्लीशन हो जाना चाहिए सेट क्लीनिंग डिसइंफेक्टेड फेयर मतलब अगर आपका पोर एप्लीकेशन जो डोजेस रहता है वो एप्लीकेशन अगर कम रहेगा या ओवर रहेगा तो पोर डोजेस पोर स्टोरेज एक्सपोजर सनलाइट अगर मेडिसिन को जो आप यूज कर रहे हैं प्रॉपर उसको स्टोरेज नहीं किए हैं कहीं पे आप सनलाइट में रख दिए ठीक है ये गैस निकल गया मेडिसिन लाया था थोड़ा बचा हुआ उससे पड़े थे आप कहीं पे रख दिए हैं भूल गए लेकिन बाद में क्या है ना वो सनलाइट लेके वो मेडिसिन खराब हो गया फिर सेकंड बैच के लिए आप यूज लेंगे तो प्रॉपर्ली जो भी मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं अगर कुछ बच भी जा रहा है तो उसको प्रॉपर्ली आप उसको कीप कीजिए वो जैसे हम ह्यूमन मेडिसिन को लिखा रहता है ना स्विमिंग पूल एंड डार्क प्लेस तो राइट मेडिसिन जब आप यूज करते हैं तो प्रॉपर्ली जो भी बच जाता है उसको प्रॉपर स्पेस में क्लीन करके रखिए इसे क्लीन सेल क्लीनिंग डिसिप्लिन किल बैक्टीरिया क्या-क्या सेल क्लीनिंग में क्या क्लीन करते हैं बैक्टीरिया वायरस स्पॉट्स एंड इंसेक्ट एंड ऑल माइट्स जितना भी आपका इंसेक्ट रहता है बैक्टीरिया होता है वायरस रहता है जितना भी हम फ्लोर को अगर क्लीन करें सारी चीज को डिस्ट्रॉय कर कॉक्सीडियासिस जो जनरेट होता है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है जो वॉल्स जो वो एक जो देते हैं क्योंकि उनका भी तो घर भी बन गया ना आप अगर जिस चीज को गंदा बनाए वहां पे बैक्टीरिया हो गया तो उसका घर वहां पे बन गया तो जिससे घर बन गया तो वो भी अपना एग्स देना शुरू कर देते हैं तो क्लीन करते हैं तो सारे एग्स और ये वो खत्म हो जाते हैं देखिए दिस इज द ये सेट एंड प्रॉपर्ली कैसे क्लीन हुआ है उसके बाद व्हाइट वॉशिंग प्रॉपर क्लीनिंग करके उसको रेडी करके क्लोज हाउस करके रेडी करके रख दिया गया है क्योंकि बिफोर चिक्स
बिफोर चिक्स आने से पहले मेरा फार्म शुड बी क्लीन, ऐसे रहना चाहिए। फार्म में हम कॉटन लगाते हैं, लेकिन वही कॉटन को साल महीना हम लोग को कंटिन्यू करते जाते हैं। हम उसको नहीं करना है। जैसे कि हमको लगता है कि नहीं कॉटन का भी 2-3 बैच में वो हो चुका है, तो प्रॉपर्ली उसको डिस्मेंटल करना है और नया कॉटन में आ जाना है। तो नया कॉटन से लेके फिर जितना आप चेंजेस करो उसको 2-3 बैच में देख रहे कि कॉटन खराब हो गया, फिर अगर आपको नया कॉटन से लेके उसको आप शुरू कर दीजिए। देन हम आते हैं, ये प्रॉपर्ली हो गया आपका सेट क्लीनिंग में, ब्रूडिंग सेक्शन में आते हैं। ब्रूडिंग में क्या क्या हमको देखना है, एक तो टेम्परेचर मैनेजमेंट देखना है, क्लीन वाटर देखना है, फ्रेश एयर देखना है, लाइट्स देखना है एंड एक्सेस ऑफ फीड। फीड को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं उसको देखना है। जनरली हमको देखो देयर इज ए ब्रीड ना इन मार्केट, इज अ कॉ ब्रीड एंड नॉन कॉ ब्रीड। आप लोग सब जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड मिलता है। डिफरेंट कंपनी ने मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्चिंग किया है। इट्स अ कॉ ब्रीड एंड नॉन कॉ ब्रीड। नॉन कॉ ब्रीड होता है वो हार्वर्ड होता है एंड कॉ ब्रीड जो है इंडियन क्लाइमेट के लिए वो हमारे यूएस से बिफोर 23 साल पहले डॉक्टर बीबी राव जी ने वो अपना यहाँ पे इंडिया में उसको ये किए थे, लेके आए थे। एंड इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से तो उसको जेनेटिक को धीरे धीरे ईयर बाई ईयर जो है वो चेंज करते करते आज के डेट में हम लोग जो यूज करते हैं, जो चिक्स यूज करते हैं, कॉक चिक्स यूज करते हैं। दैट कॉक चिक्स इज प्योरली नेम 430Y। आपको अगर कहीं से आप चिक्स ले रहे हैं, यू कैन आस्क देयर कि कौन सा चिक्स है। इट्स 430 एंड 430Y या कॉक है नॉन कॉक है, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास आज जो जेनेटिक जो ब्रीड है तो वो है 430Y अवेलेबल ब्रीड है, जो वेंकीस के द्वारा इंडिया में दिया चलता है कि गांव का ब्रीड जो है वेंकीस का हाथ में रहता है। उन्होंने ही पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो पेरेंट्स ही आपका कॉक 430 का वाई का जनरेशन आता है। धीरे धीरे वो अपना एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं कि 430 के बाद अगेन कौन सा ब्रीड होगा क्या होगा वो उनका ऊपर है। तो हमारा आज का क्लाइमेट के अनुसार में हम लोग को आप देखेंगे अगर कॉक ब्रीड जो होता है हमारा सुटेबल होता है, क्योंकि हम जो फीड बनाते हैं जनरली वो कॉक फीड को देखते ही बनाते हैं। मेजॉरिटी जो है कॉक का ब्रीड है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती से आपने नॉन कॉक ब्रीड चुन लिया, किसी ने आपको कन्विंस कर लिया कि आप नॉन कॉक में भी आपसे ग्रोथ मिल सकता है, आप नॉन कॉक ले सकते हैं। तो कोई नॉन कॉप और कॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, आप नॉन कॉप है। नॉन कॉप जैसे लाइक कंपनी नेम इज सुगुना, they are providing non-cob, and Skylar they are providing non-cob. IB companies they are providing non-cob breeds because they have parents, its own parents, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये गलती से किसी ने मार्केटिंग में आपको मार्केट कर लिया कि भाई आपको पकड़ा दिया नॉन-कॉप चिक्स। तो क्या होता है कि आप जो फीड, जैसे कि हमारा जो फीड हम बनाते हैं तो कॉप के ऊपर डिपेंडेंट है। हम मालूम है कि 75% जो है मार्केट है कॉप का है, और कॉप कमर्शियल फीड जो बनाते हैं कॉप का ही बनाते हैं। एंड उसी में क्या है ना, वो जो फीड हमारा कॉप को जेनेटिक को देख के बना गया है वो क्या होगा, आपके पास अगर नॉन कॉप है वो प्रॉपर्ली मैच नहीं करता है। वो बाद में जाके वहां पे आपका पास क्वेश्चन राइज होता है क्योंकि वो फीड ना कहीं वो एंड में डिस्टर्ब करता है उसको, और बर्ड भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, जिसके कारण कई सारा डिजीज, नहीं तो कि एक जगह पे जाके ग्रोथ आ गया उसके बाद वो ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो चुनना अच्छा है कि आप कॉप 430Y जो चीज को चुने। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसी को ही, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वही चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चीज को हमको देखना है ब्रूडिंग स्टेज के लिए कैसे कैसे तैयार करना है। ब्रूडिंग इज लाइक मदर केयर, राइट। घर में बच्चा हमारा बिगनिंग बच्चा आता है, तो जैसे हम मम्मी और बच्चा जहाँ रहते हैं तो जो रूम को हम जैसे केयर लेते हैं कि बच्चे को किसी के हाथ में नहीं देते, अगर हाथ में देते हैं तो प्रॉपर्ली डिसइंफेक्शन सैनिटाइज करके फिर किसी को दिया जाता है। और इवन भी इसे 12 या 14 डेज तक अवॉइड करते हैं, किसी को देते नहीं, प्रॉपर्ली घर में उनको कीप करते हैं। दिस कॉल्ड ब्रूडिंग। कि मदर के पास वो रहता है प्रॉपर, वो टेम्परेचर हम उस मदर से उसको मिलता है, इट्स लाइक ए मदर केयर।
ब्रूडिंग फर्स्ट जो बच्चा आता है इंक्यूबेटर से हैचर से निकल के आता है, इससे मतलब क्या है, हमको उसी हिसाब से देखना है। इट्स ब्रूडिंग मींस प्रोवाइडिंग फ्रेश फीड, क्लीन वाटर, करेक्ट टेम्परेचर, related relative humidity, proper ventilation and medication. Right? DOC has about 2 grams. DOC day old chicks. उसके अंदर में जो चिक्स के अंदर एक यॉक रहता है, यॉक आप सब जानते हैं, जब चिक्स मरता है तो उसको अगर आप पीएम करते हैं तो उसके अंदर आपको दिखता है कि एक छोटा सा यॉक रहता है। तो वो ये क्या होता है ना, वो आपको विद इन 7 days 5 to 6 days के अंदर वो डिजर्व हो जाना चाहिए। वो एक बिगिनिंग चिक से क्या ना वो रहता है कि वो 72 hours 2 grams of fat and 2.5 ml of water जो ये रहता है उसमें रहता है। तो फैट विल मीट और एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो फैट ये रहता है वो एनर्जी रिक्वायर करता है चिक्स पर अबाउट 2 days 48 hours तक उसको लाइव रखने के लिए वो जो उसका यक रहता है वो पेट में पहले से ही रहता है। तो वाटर विल लास्ट फॉर 8 hours to 48 hours। तो वाटर भी उसी हिसाब से 8 to 48 डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर के हिसाब से जो यक रहता है वो उस हिसाब से वो रहता है कि 40 विदाउट फीडिंग विदाउट वाटर एक चीज जो है 48 hours तक सर्वाइव कर सकता है। दैट्स मीन राइट। बिफोर चिक्स रिफ्रेशिंग जो प्रॉपर सेट को हम बनाए हैं, मैट बनाए हैं। अच्छा, दिस व्हाइट का जो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर, ये इसको क्या बोलते हैं ना, इसको एक शुरू में टायर फीडिंग हम बोलते हैं, टायर फीडिंग। जैसे बिगनर होता है, डे ओल्ड चिक्स होता है, तो उसको अचानक से कोई फीडर में हम फीड दे देंगे तो वो प्रॉपर्ली उसको विजिबल भी नहीं होता है ना, उसको प्रॉपर अपना साइज में, क्योंकि वो बच्चा रहता है तो खेलने कूदने में ज्यादा समय देने के लिए कोशिश करता है। तो हमको क्या करना है कि वो प्रॉपर उसको फीड दिखाने के लिए तो उसको एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट करते हैं जिसको हम टायर फीडिंग बोलते हैं। लाइक दैट जैसे हमारे पास जो 50 kg का फीड आता है, जैसे बनी जो पॉली पैकेट आता है, एंड साइकिल का जो टायर रहता है, राइट, साइकिल जो चलता है उसका जो टायर रहता है, अगर साइकिल दुकान से कोई टायर आप लेके आए और बोरे के अंदर आप उसको भर दीजिए, टायर ओनली, नॉट रिम्स, ओनली टायर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, राइट। तो उसको आप उसको बैग के अंदर भर लीजिए। भरने के बाद जो बॉर्डर आता है तो बॉर्डर को उसको सिलाई कर दीजिए। तो अगर सिलाई कर देंगे देखिएगा कि बड़ा सा जो व्हील बेस रहता है ना, उसी टाइप का ट्रे बन जाता है, वो प्लेट, बड़ा सा प्लेट, खाने का प्लेट बन जाता है। इज टू इजी, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही बैच के लिए एक बार यूज कीजिए, सेकेंड बार उसको वो बैग को आप थ्रो कर दीजिए, अगेन नेक्स्ट जब बैच आता है फिर इसको रेडी कीजिए। तो जो आप ये देख रहे हैं, जो व्हाइट स्पेस वो देख रहे हैं, ये सब है आपका टायर फीडिंग, क्योंकि ये बड़ा सा ट्रे बन जाता है तो उसके ऊपर में हम फीड भी दे देते हैं, तो 2-3 दिन उनका हैबिट हो जाता है कि हाँ उठा के खाने के लिए उनका हैबिट हो जाता है, तो प्रॉपर्ली उसको क्लीन करता है। एंड इस सब ये ड्रिंकर हो गया, फीडर हो गया, गैस ब्रूडर, ऑल सब रेडी करके हम रखते हैं। फार्म इक्विपमेंट मस्ट बी स्टेबलाइज फॉर पीरियड ऑफ अराइवल ऑफ चिक्स, प्रॉपर्ली हम उसको ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखें। When chicks receiving, chicks जैसे रिसीव होता है, chicks carrots would be unloaded outside। जो chicks boxes गाड़ी जब आता है आपके पास, आपको बाउंड्री से बाहर से वहाँ से रिसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्लोज टू फार्म मत कीजिए, क्योंकि वो गाड़ी हर फार्म में जाते रहता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, डिजीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो बेटर होगा कि आप जितना दूर में रखें और वहाँ से थोड़ा सा अपने हाथ से, या कोई लेवर होगा तो उनके हाथ से आप कैरी करने की कोशिश कीजिए। चिक्स क्वालिटी आपको जज भी करना है, आप जहाँ से चिक्स लिए हैं तो उसका क्वालिटी कैसा है, यूनिफॉर्म साइज, कलर, क्लीन, ड्राई एंड थोड़ी होना, थोड़ा सा खूबसूरत दिखना चाहिए। अपीयरेंस में उसको जज करना है कि कैसे है। हेल्दी चिक्स विल हैव क्लोज हेड, नेवल एंड क्लीन हेड। तो जैसे हम चिक्स को देखेंगे, थोड़ा सा उसको उठाएंगे, उसका नाभि रहता है, इसका नाभि रहता है वो क्लीन रहना चाहिए, इससे ड्राई होना चाहिए, 20% क्लीन होना चाहिए। तो
शुड बी ब्राइट दिखना चाहिए, ब्राइट एक्टिव होना चाहिए। ये चिक्स जैसे अवेलेबल होता है तो प्रॉपर्ली इस चीज को आप जज कीजिएगा, उसका वजन लीजिएगा कि मुझे कितना वजन का चिक्स दिया है। गुड इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिट, गुड इंटरेस्ट, प्रॉपर चिक्स एक्टिव होना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए। सैंपल साइज शुड बी मिनिमम 5% ऑफ द फार्म इन्फॉर्मेटिव। ओके, दिस जस्ट हैविंग इंटरग्रोथ प्रॉब्लम्स। अच्छा, हम इसमें एक चीज है कि हमको जो चिक्स आता है तो उसको 2-3 बॉक्स को आप प्रॉपर्ली वेट करते हैं, वजन ले लीजिए कि हमको एक एवरेज वेट लेना है कि 40 ग्राम आया है या 35 ग्राम आया है या 45 ग्राम आया है। तो क्या है, अगर प्रॉपर चिक्स प्रॉपर साइज थ्रू आएगा तो आपको इंफॉर्मेटिव ग्रोथ देगा, प्रॉपर इंफॉर्मेटिव ग्रोथ देगा। नहीं तो क्या है ना कि बैच में कि थोड़ा पैरेलल साइज नहीं रहता है, 19-20 का 18-20 का थोड़ा सा साइज रह जाता है, कोई 2 केजी पहुंच गया तो कोई 1.7 1.8 साइज में आ जाता है। तो ये प्रॉपर साइज को मेंटेन करने के लिए आगे चीज को हम लोग वेट प्रॉपर कर लेंगे, और जितना अच्छा वेट रहेगा, 40 अबव वेट रहेगा, तो वो चिक्स हेल्दी होता है एंड वो सर्वाइव भी करता है अच्छा। बिलो 40 ग्राम में थोड़ा सा क्या ना होता ना कि बेबी लो वेट बेबी को प्रॉपर केयर ले जाता है, प्रॉपर बेबी हुआ तो वो प्रॉपरली वो अपना इम्यूनिटी को बूस्ट रहता है। तो ये चीज को वो टेम्परेचर डे बाय डे हमको 7 डेज तक हमको मेंटेन करना है। एंड बिकॉज़ दिस इज अ विंटर सीजन एंड ये विंटर सीजन में अगर प्रॉपर्ली हम लोग टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये गैदर हो सकता है, ये पाइलिंग हो सकता है, ऊपर वो चढ़ जाते हैं, तो उसमें मोटिलिटी ज्यादा होता है और लेम का चांसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेम होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। तो लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, हम उसको टेम्परेचर वर्सेस रिलेटेड ह्यूमिडिटी परसेंटेज, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी लेस वाटर इनटेक, हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी डिहाइड्रेशन। क्या होने से क्या होता है, लेस वाटर इनटेक, लो टेम्परेचर हाई, लो टेम्परेचर हो गया, हाई ह्यूमिडिटी हो गया, तो उसमें क्या होगा, वाटर लेस वाटर, पानी कम पिएगा। हाई टेम्परेचर हो गया, लो ह्यूमिडिटी हो गया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हो गया, हाई ह्यूमिडिटी हो गया, मोटिलिटी एंड हाई वाटर इनटेक भी बढ़ जाएगा, हाई वाटर इनटेक हो जाएगा और मोटिलिटी बढ़ सकता है। इसको आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। गैस ब्रूडर इज द राइट एंगल, गैस ब्रूडर हम लगाएंगे, उसको प्रॉपर्ली राइट एंगल कैसे होना चाहिए, दिस इज द राइट एंगल थ्रू। हम लोग कभी कवर किया ना उसको लाइक ऐसे कर देते हैं, डोम जैसे कर देते हैं, ऐसा नहीं करके थ्रू आउट ऐसे आप रखिएगा, इस द राइट एंगल एंड क्लोज टू, थोड़ा सा स्प्रेड रखिएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने से क्या है ना, चिक्स क्या होगा ना, वो इसमें आप देखिए ये इस जगह में उसको गैस ब्रूडर का टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके कारण क्या है ना, चिक्स इससे पास में नहीं आ रहे और वो दूर जाके वो अपना बैठ रहे। तो इसमें क्या है ना, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो प्रॉपर्ली सभी जगह वो स्प्रेड आउट किए। ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिहाइड्रेशन, अनइवन एंड पोर ग्रोथ, एक्सेस हाई हीट, तो इसको प्रॉपर्ली कैसे हम जानेंगे, वो प्रॉपर अगर मीटर हमारे पास रहेगा तो हम प्रॉपर्ली इसको जान पाएंगे। गुड फीडिंग एंड वाटरिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर फीडिंग, जैसे मैं आपको टायर का बोला कि टायर को इजीली आप समझ लिए होंगे ना, मैं जो टायर का बताया आपको इजीली समझ गए, तो साइकिल दुकान से आप टायर ले लीजिए, 5-6 डेज के लिए आप उसको अरेंज कीजिए। वाटरिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर वाटर को आप उस हिसाब से अरेंज कीजिए। हम लोग का चिक्स पेयर्स में एंड जो कॉप ब्रीड है आज के डेट में लेटेस्ट, हम लोग पर 100 बर्ड्स इज द 4th ड्रिंकर एंड 4th फीडर। आप ये मेंशन करके रखिए, जो अभी का सिनेरियो जो चल रहा है, हमको 4 ड्रिंकर चाहिए एंड 4 फीडर चाहिए पर 100 बर्ड्स, 100। तो चिक्स के हिसाब से धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाएंगे तो हमको उसी हिसाब से प्लेस करना पड़ेगा कि हम लोग 4 ड्रिंकर और 4 फीडर के हिसाब से हम उसको अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज कॉल्ड पेस्ट्री बेड। पेस्ट्री बेड में जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, फार्म के लेवल पे हाई टेम्परेचर हो गया और ये इश्यूज दिखता है, सब पेस्ट्री बेड का इशू दिखता है। तो हमको टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन, राइट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चिक्स बिहेवियर, चिक जैसे बिहेवियर कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको राइट टेम्परेचर मेंटेन करना है। देन सेक्शन में हम आते हैं इस वाटर मैनेजमेंट। वाटर इज द बिगेस्ट रोल इन लाइफ, इज ह्यूमन लाइफ, एवरी
animal life, water is the biggest biggest. Chicks can lose 98% of their body fat or 50% of body protein, still survive. अगर एक चीज 90% अपना बॉडी फैट यूज करता है और 50% ऑफ प्रोटीन भी यूज कर देता है बॉडी से, स्टिल वो सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। बट 10% लूज इन बॉडी वाटर, अगर 10% बॉडी से अगर वाटर वो लूज करता है तो वो रिजल्ट इन सीरियस कंडीशन में, इलनेस में आ सकता है, बीमारी में, सीरियस बीमारी में आ सकता है। Then 20% lose of will result in death. मतलब एक बर्ड के अंदर हम कितना वाटर, पूरा बर्ड जो है वो कंप्लीटली 70% वाटर इन बॉडी पे लगता है। हम अगर 10% बॉडी में लूज करते हैं तो हमारा कोई इलनेस, डिजीज में आ सकता है, एंड 20% वो सीधा डेथ डाउन हो सकता है। तो वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, इवन ह्यूमन लाइफ, सबका लाइफ में वाटर डोज इन चिक्स। वाटर में हम लोग क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लाइक फॉर न्यूट्रिशन, वाटर से मिलता है डाइजेशन एंड प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, कीप द लिविंग सेल इन द बर्ड के अंदर प्रॉपर लिविंग जो सेल, लाइफ सेल जो रहता है वो प्रॉपर वो एक्टिव रहेंगे, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा। दिस वाटर प्रॉपर क्लीन वाटर अगर रहेगा, सॉल्वेंट ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स रहेगा, प्रॉपरली सब कुछ उसका मेंटेन, बॉडी में मेंटेन रहेगा अगर अच्छा वाटर उसको मिला। लुब्रिकेंट, प्रॉपर लुब्रिकेंट इन द बॉडी, सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ वेल बीइंग। तो हमको ये देखना है, ऑल टोटल देखना है कि वाटर को हम किस तरह अच्छा क्वालिटी वाटर उसको प्रोवाइड किया जाए। And the water quality means it's fitness of consumption of our chicks, and for the optimum productivity, the quality of parameters include the colors, stability, pH. अच्छा, इसमें pH का एक रहता है कि हम क्या pH के बर्ड को हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, and इस ह्यूमन लाइफ हम लोग डिपेंड करता है कि बॉडी का पीएच सबका अलग अलग बिहेवियर करता है। मेरा बॉडी का पीएच अलग है, सबका अलग अलग पीएच लेवल का रहेगा। मैं अगर 6.5 का पीएच का वाटर में अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा जो है वो 7% का 7.5 दैट अल्कलाइन वाटर भी आजकल भी आ गए हैं। एंड चिक्स के लिए हम लोग को इसको ये करना है कि 6.2 लेके 6.5 इसी पीएच में अगर वाटर को हम प्रॉपर मेंटेन करें तो बर्ड जो है उसका प्रॉपर हेल्दी रहता है। उसका गॉड बीन इज द सिस्टम, जो इंटेस्टाइन सिस्टम रहता है, जो क्रॉप रहता है, उसका जो इंटेस्टाइन एरिया रहता है तो वो क्लियर रहता है। एंड प्रॉपर अगर अच्छा उसको वाटर मिले, पीएच अच्छा पीएच वाटर मिले तो एसिडिक फॉर्म में वाटर, एसिडिक वाटर आज पीएच लेस देन 7%, तो हमको 6 to 6.5 के अंदर अगर वाटर उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो एसिडिक नहीं होता है। होता है ना कभी कभार हम लोग खाना खा लिया, गलत सलत पानी पी लिए इधर से, तो हमारा एसिडिक क्रिएट हो गया, क्योंकि वो पानी हमारे बॉडी के साथ वो पीएच मैच नहीं हुआ तो वो एसिडिक, तो हम लोग गैस का टैबलेट लेंगे तो बर्ड को तो हम प्रॉपर्ली समझ नहीं पाएंगे, तो वो अलग तरीके से वो बिहेवियर करेगा, तो प्रॉपर्ली आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर, पीएच लेवल वाटर इसको प्रोवाइड आप कीजिए, डेफिनेटली इसको अच्छा होगा। डीप बोर वाटर जनरली विल बी हाईली अल्कलाइन रहता है, तो डिपेंड करता है आप अपना डीप बोरवेल है या आपको कुआं से लेके देते हैं, तो जो भी है आप प्रॉपर उसको स्टोर कीजिए। प्रॉपर स्टोर करने के बाद उसको एसिडिफायर आप दीजिए, उसमें एसिडिफायर दीजिए, 15 मिनट होल्ड कीजिए। आफ्टर एसिडिफायर के बाद आप कोई सैनिटाइजर कीजिए। एक तो हो गया आपका, मान लीजिए कि 1000 लीटर टैंक, आप उसमें पानी भर लीजिए। आपको बर्ड है 1000 कैपेसिटी का फार्म, तो 1000 लीटर भर लिए तो आपका 1000 लीटर के हिसाब से मान लीजिए कि आपका इवनिंग तक वो चल जाता है। वो लीटर जो है आपका सिंटेक्स का टैंक ही है, वो इवनिंग तक आपका पानी प्रोवाइड। लेकिन अब
उसको डिसइंफेक्ट, वाटर डिसइंफेक्ट नहीं, टैंकी में डिसइंफेक्ट करें। तो टैंकी में हमने क्या किया ना, एसिडिफायर दे दिया। तो एसिडिफायर का रोल जो है, कंपनी ने आपको कोई मेडिसिन वाला आके दिया है कि मेडिसिन कंपनी से आप लिए हैं, एसिडिफायर आपको मिल गया, आप एसिडिफायर लिए, मुझे ये वाटर क्लीन करता है, मैं वाटर में दे देता हूँ। तो वाटर में आप जो एसिडिफायर दिए उसको आप पूछे नहीं उसका ड्यूरेशन कितना है। एक जो मेडिसिन है, हम होता ना कि हम फीवर हुआ, हमने कोई एंटीबायोटिक लिया या कोई पैरासिटामोल लिया, उसका एक ड्यूरेशन होता है, इट्स अ 4 आवर ड्यूरेशन, इट्स अ 6 आवर ड्यूरेशन। आफ्टर दैट फिर डॉक्टर बोलता है कि आप दवाई इवनिंग में और एक टैबलेट लेना पड़ेगा, मॉर्निंग एक टैबलेट, इवनिंग एक टैबलेट, लाइक दैट। तो जो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो हमने एसिडिफायर को यूज किए हैं, वो एसिडिफायर का एक सर्टेन रोल क्रिएट करता है, वो एक रोल है। तो वो रोल को हमको जानने के लिए कि उसको टेस्ट कैसे करें, पहले तो हम टैंकी में एसिडिफायर दे दिए, तो एवरी 1 आवर तो हमको ड्रिंकर से पानी उठा के उसको पीएच टेस्ट करना। एवरी फार्मर हैव दैट पीएच मीटर। पीएच मीटर आजकल बहुत इजी है, एंड पीएच का जो पेपर आता है, वो पेपर के कैन यूज दैट पेपर, वो आपको ऑनलाइन थ्रू अमेज़न, फ्लिपकार्ट में वो पीएच पेपर भी मिल जाता है। आपको पीएच पेपर डुबा लीजिए, वो आपको पीएच तो कर देगा कितना पीएच है। तो हम तो टैंकी में देते हैं पीएच एसिडिफायर, तो हमको टैंकी से तो पानी ड्रेन होकर पाइपलाइन थ्रू आता है, तो ड्रिंकर से हम लोग चेक करेंगे एवरी 1 आवर। तो आफ्टर 2 आवर 3 आवर देखने के बाद आप देखिएगा तो वो पीएच जो एक्चुअल पीएच में एसिडिफायर देने के बाद जो नॉर्मल पीएच आया था, आफ्टर 2 आवर्स वो पीएच आके एज इट इज उस में पहुंच गया। लाइक हम प्रकाश जी के साथ लास्ट टाइम में आया था, यहाँ पे एक फार्म किया था, वो बोला सर एवरीथिंग आई हैव मैं करता हूँ, इवन टैंकी में एसिडिफायर भी देता हूँ, मेरा प्रॉपर पीएच लेवल मेंटेन होता है। मतलब ओके भाई आप एक काम करो, आप पीएच मीटर, हाँ सर मेरे पास पीएच मीटर है, वो टैंकी में गए, पीएच उसको माप दिया, एकदम परफेक्ट पीएच था। मैं बोला ओके टैंकी में तो आपका पीएच है, आप जाके आपका ड्रिंकर में जो पानी है, पानी तो पीता है बट टैंकी में तो जाके उनकी पानी नहीं पीता है, पानी तो आप ड्रिंकर में दिए, आप ड्रिंकर में जाके आप चेक कीजिए। आप जब ड्रिंकर में चेक किए वहां पे 1% बढ़ चुका है। मतलब जो मेडिसिन उसको दिए हैं, हम सैटिस्फाई हो गए कि हम मेडिसिन दिए हैं, कि मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आप ड्रिंकर से जब बट जो वाटर इनटेक कर रहा है ना, जो ड्रिंक कर रहा है उसमें पीएच लेवल एज इट इज नॉर्मल पीएच, तो वो कोई फायदा नहीं हो रहा ना कि मैं मेडिसिन खरीदा, अच्छा पैसा दिया, अच्छा मेडिसिन लिया, लेकिन वो प्रॉपर उसको डोज आपको पता नहीं है एंड वो वेस्टेज हो रहा है। तो वो जैसे वेस्टेज ना हो, तो इसलिए हमेशा वाटर चेंज होना चाहिए। दिन में 3 बार आप वाटर चेंज कीजिए, वो ड्यूरेशन देखिएगा ऑटोमेटिकली वो मेंटेन होगा। तो वाटर शुड बी वेरी क्लीन वाटर आप दीजिए। DOC require high temperature and a low water flow provide. Okay. अच्छा, मैं आपको पहले भी बताया था कि इस इकोलाई इन वाटर, अगर अच्छा वाटर नहीं मिलेगा तो उसमें इकोलाई का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। वन सिंगल इकोलाई organism can multiply into the 24 trillion in 24 hours. मैं तो इसको काउंट में 24 ट्रिलियन लिखा, ये तो काउंट करके पता नहीं है। This 1 million is the like, okay, this 24 million, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्रिएट करता है। This 1 equal. So what is do anything? Proper sanitation will not reduce the level of pathogen and also improve the do's. परफेक्ट वाटर टैंक फ्रॉम सनलाइट। अच्छा, टैंक को हम बना दिए, बाहर में धूप में रख रहे हैं, वो हम टैंक को इनसाइड द स्टेट रखेंगे। अगर इनसाइड में रखेंगे तो वो सन का ये से आएगा नहीं, और उसको प्रॉपर कूल, गर्मी के टाइम में वो अपना ठंडा रहेगा, ठंड के टाइम में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इसलिए इसको मेंटेन हम कर सकते हैं। बार बार हम वाटर अगर उसको चेंज करते रहेंगे तो उसका वार्म वाटर वो रहेगा। यूज सैनिटाइज टैबलेट्स वगैरह, जैसे आपको बोला एसिडिफायर टैबलेट्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टैबलेट 600 लीटर वाटर फॉर टू बैक्टीरियल लोड ऑफ वाटर। ओके, अच्छा, ये एक सिस्टमैटिक हम लोग ड्रिंकर को हैंग करना है, जो कि एक बर्ड है उसका नेक के हिसाब से रहना चाहिए। नेक हम क्या है कभी कभार देखते रहते हैं
ड्रिंकर नीचे लग गया है, फ्लोर में बैठा हुआ है, फीडर भी फ्लोर में बैठा हुआ नहीं। हम जैसे जैसे बर्ड बड़ा होता है ना, चिक से लेके आगे बड़ा होता है, तो हमको उसको साइज के हिसाब से, देखिए दिस इज द साइज, ये जो नेक का और बॉडी का लेंथ जो है वो साइज के हिसाब से आपको ड्रिंकर हो या फीडर हो इसी साइज में करना है। कभी भी बर्ड को बैठ के खाने के लिए मत दीजिए, उसको अपना प्रॉपर साइज में होल्ड कीजिए, वो प्रॉपर इंटेक करेगा और फिर अपना फीडर की जगह जाएगा, ड्रिंकर की जगह जाएगा, फिर अपना वो रेस्ट करेगा। Top 10 provide the water from the multiple sources. अच्छा, provide water from multi sources and pipeline in the main. प्रॉपर पाइपलाइन को आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे बेंट है, ये है, जहाँ पे बेंट रहेगा वहाँ पे आपका क्रिएटिंग धीरे धीरे ना वो फ्लॉसिंग आप करना पड़ेगा। अगर फ्लॉसिंग प्रॉपर फ्लॉसिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या है ना वो बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमको आंखों में दिखता है हम उसको क्लियर कर देते हैं, जो आंखों में नहीं दिखता है हम उसको क्लियर नहीं करते। तो प्रॉपर्ली उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं जब तक वाटर प्रॉपर क्लीन नहीं होगा, कोई भी मेडिसिन हम यूज करते हैं ना तो वो काम नहीं करता है। तो वाटर चाहिए प्रॉपर क्लीन करने। मेडिकेशन डोजेस भी प्रॉपर आपको मेडिकेशन रिजल्ट डाला तो प्रोसेस ऑफ डिजीज एंड अकॉर्डिंग द अपडेट रहना चाहिए एंड अलाउ द डिजीज ऑफ ओके रीजन ऑफ अ क्लियर वेंटिलेटेड वाटर एंड हाइजीनिक। अगर क्लियर वाटर रहा तो इस जगह भी आपको जो ड्रॉपिंग्स करेंगे वो प्रॉपर ड्रॉपिंग आएगा, लूज नहीं होगा वाटर की वजह से। अगर आपको वाटर खराब रहेगा तो ये पेपर देख रहे हैं, देखिए पेपर गंदा कर दिए, उसका ड्रॉपिंग्स खराब है, देखिए पेपर कितना क्लीन है एंड इसमें आपका ड्रॉपिंग्स करके कितना गंदा, मतलब जो पेस्टिवेंट पहले दिखा रहा था पेस्टिवेंट जैसा प्रॉब्लम आएगा, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा। देन फीड मैनेजमेंट का सोर्सेस में आपको जितनी स्लाइडें करेंगे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ, उनका स्लाइड आएगा। फीड का स्टोरेज फ्रॉम फीड कहाँ से आप लेते हैं एंड फीड का स्टोरेज, फीडिंग प्रोग्राम, रिड्यूसिंग फीड वेस्टेज एंड फीड मेथड। तो प्रॉपर ये इस टाइप का फीड होता है, पहले तो मैश फीड होता है था, अभी इस टाइप का मैश पैलेट एंड क्रम्बल्स दिस टाइप ऑफ फीड होता है। वेट मैश एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेट मैश देखिए जो फीड होता है ना उसमें एक मॉइस्चर कंटेंट होकर रहता है, जो आपके पास आप जो फीड फार्म में यूज करते हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है। मॉइस्चर कितना रहता है इस डिपेंड हम वेदर देखते हुए उसको मॉइस्चर हम उसी हिसाब से रखते हैं। इस 10.5 टू 11.5 अप टू हम उसको मेंटेन करते हैं फीड में मॉइस्चर, जो फीड आपके पास स्टिल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फीड, देखिए फीड कोई फीड आपके पास अगर 1 मंथ 2 मंथ ड्यूरेशन ज्यादा रह जाएगा तो उसमें क्या है ना वो न्यूट्रिशन वैल्यू वो खराब हो जाता है, बिकॉज वाटर एंड ऑयल और सारे जो ग्रेन्स है उसमें भी कुछ ऑयल अपना खुद का भी कुछ ऑयल छोड़ता है जो उसी बेसिस में फीड बनता है। इसका एक लाइफ स्पैन होता है कि बोला ना हमारा फीड 2 महीना का पुराना भी अच्छा रहता है, कोई फीड 2 महीना पुराना अच्छा नहीं रहता है। इवन मेरा फीड हो कोई दूसरे कंपनी का फीड हो वो अच्छा नहीं रहता है। फीड जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आज का खाना अगर आप आज खाएं तो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। आज का खाना अगर आज खाने के बाद फ्रीज में रखे अगर 7 दिन के बाद खाएं तो वो खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। सेम है कि अवर बर्ड जो है हम ड्यूरेशन हम मेडिकेशन जो न्यूट्रिशन वैल्यू हम रखते हैं उसमें वो एक ड्यूरेशन मेंटेन होकर रहता है 15 दिन 15 दिन 20 दिन। जैसे जैसे आपका डेज बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम होते जाता है। तो हो सके आप जितना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो फीड आता है डायरेक्ट टू फैक्ट्री एंड यहाँ पे इम्फाल आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा गुवाहाटी गाड़ी आती है इमीडिएटली हम उसको पलटी करते हैं गाड़ी आ जाता है। कोई स्टोरेज फीड हम भेजते नहीं, हम पहले से भी इनको पता कर रखें हायर से हायर हम लोग 20 डेज लेके चलेंगे, मैक्सिमम 20 डेज के बाद हम लोग को फीड को जितना जल्दी हो सके हम लोग कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। 20 डेज के ऊपर फीड स्टोरेज मत कीजिए। काफी लोग बोलेंगे स्टोरेज हो सकता है उसमें हम अलग मटेरियल भी देते हैं, तो अलग कुछ बाइंडर देते हैं तो उसको कीप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बैक्टीरियल लोड से। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जितना फ्रेश फीड मिले आपके पास अगर 4 दिन 5 दिन के लिए फीड लेके जाइए आप खिलाइए, 15 दिन 20 दिन के लिए फीड मत लेके जाइए कि रखिए मत। आप जितना
शॉर्ट टर्म में लेके जाएंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। रिड्यूसिंग फीड वर्सेस नंबर ऑफ फीड। अच्छा, फीड में जो मॉइस्चर का बात मैं आपको कर रहा था, तो वो मॉइस्चर में क्या होता है, जो 10.5 टू 11.5 का मॉइस्चर कंटेंट रहता है। एक तो हो गया आपका सीजन 3 सीजन ऑफ विंटर, समर एंड मॉनसून सीजन। समर में जनरली क्या होता है कि आपका जो फीड है, जैसे कहाँ पे आप स्टोर किए हैं वो एक मायने रखता है। एक ठंडा जगह में होना चाहिए, ढका हुआ रहना चाहिए, धूप नहीं गिरना चाहिए उसमें। अगर आप फीडर में फीड देते हैं कि सुबह दे दिया, ये शाम तक चल रहा है, पूरा भर दिया, फीडर के ऊपर भर दिया, शाम तक चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आप 3 मैं बोला ना कि जो मॉइस्चर है आप इसे ओपन कर दीजिएगा ना, फीडर में धूप लग रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, तो उसमें फीड ड्राई हो जाएगा। जैसे ड्राई हो जाएगा तो फीड का हार्डनेस बढ़ जाता है, और हार्डनेस बढ़ेगा तो बर्ड क्या होगा ना, पीक करेगा, उसको सॉफ्ट नहीं लगेगा, तो वो नीचे गिरने का चांसेस काफी रहता है। तो उसको आप हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए तो प्रॉपर्ली उसको आप दिन में 3 बार प्लान कीजिए। 3 बार अगर नहीं हो सके तो 2 बार मॉर्निंग में आप दीजिए, वो जब तक चलेगा 12-1 बजे तक या 2-3-4 बजे तक चलेगा, 4 बजे एक बार फीड दीजिए, फिर अगर वो मॉर्निंग का वो कवर करे। बीच बीच में फीड में गैप भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइम फीडिंग होना कि 24 आवर्स फीडिंग हो रहा है, बर्ड खा रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। कभी कभार 1 आवर 2 आवर उसको ब्रेक भी दीजिएगा, सो दैट प्रॉपर जो डाइजेस्ट वो प्रॉपर हो, कि खाना मिला तो सामने हम खाना खा दे रहे, भूख लग गए तो खाना खा लिया, सामने खाना है तो खाना खा लिया, नहीं, भूख भी लगना चाहिए और सामने खाना भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना भी अपना मेटाबॉलिज्म है, थोड़ा सा वो अपना जो डिजीज जो है ना, उससे वो रहता है, फ्री रहता है। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि मॉइस्चर गर्मी में ड्राई हो जाएगा। गर्मी में ड्राई होने के बाद फीडर में क्या करते हैं ना, हम कभी कभार किसी को बोलते हैं कि अगर फीड ज्यादा ड्राई हो गया, नीचे गिर रहा है, तो उसको वेट मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा सा वाटर उसको स्प्रे करके उसको थोड़ा गीला कीजिए और उसको फीडिंग कराइए। तो समर में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप रखिएगा। जैसे 4 बजे आप फीडिंग करने जाएंगे तो उसमें क्या कीजिएगा, आप वेट फीडिंग कीजिए। जो फीडिंग एक फ्लोर में ले लीजिए, एक 50 किलो का बैग मान लीजिए आप फ्लोर में आप रखिए, 1.5 लीटर या 2 लीटर वाटर उसमें स्प्रे कीजिए, उसी से उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, देन वो फीड को आप दीजिए। दिस इज द वेट फीड मैनेजमेंट बोलते हैं। ये समर में हम लोग एंड मॉनसून में क्या होता है, ऐसे तो क्या ना प्रॉपर जगह पे अगर नहीं रहा तो एनवायरनमेंट मॉइस्चर रहता है, तो फीड ऐसे मॉइस्चर कैच करता है। विंटर में क्या होता है ना, विंटर में ड्राइनेस ज्यादा होता है, फीड भी ड्राई होता है, क्योंकि हमारा जैसे स्किन एंड हेल्थ भी ड्राई होता है, विंटर में ज्यादा फीड भी वो ड्राई होने लगता है। तो ये फीड मैनेजमेंट में आपका वेट फीड मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। रिड्यूस फीड मतलब जैसे वेट फीड मैनेजमेंट करेंगे तो ये रिड्यूस फीड का जो वेस्टेज होना वो रिड्यूस होगा। एंड फीड में हमेशा हमको ये देखना है कि उसमें किस जगह में हम इसको रख रहे हैं, वहां से रैट होल करके वहां पे कोई बैक्टीरियल लोड बढ़ गया तो उसको प्रॉपर्ली हम प्रॉपर जगह में रखना चाहिए। एंड अगर रैट्स काफी हैं तो उनके लिए जो भी पॉइजन या जो भी मेडिसिन होता है कि रैट को भगाने के लिए, मारने के लिए, जो भी है उसको प्रॉपर्ली आप दी बस। कंट्रोल ऑफ रोडेंट रैट्स एंड मैक्स जो है उसको लिखा गया है 30% तो उसको आप within a year of 15,000 rats. अच्छा, this is a very good thing. Within a year, about 15,000 rats can be multiplied by a single pair. एक सिंगल पेयर जो है एक ईयर में वो 15,000 को मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारे कभी कभार ध्यान से हट जाता है कि यार चलो चूहा तो खा के निकल गया, लेकिन वो चूहा खा के यहाँ पे गया और रात में कितना खा रहा है, कितना वेस्टेज कर रहा है, तो उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और डिजीज भी कैरी आउट करता है। Dealing the storage of the mosquito, moisture pick up on the environment and oxygen. सॉल्व मैंने आपको जो बताया बस वही है, हीट जनरेशन रोटेशन इफेक्ट। स्टोरेज स्पीड को कैसे आपको स्टोरेज करना है, दिस इज द कंपैरेटिव स्टोरेज प्लान। एक के नीचे में कोई लकड़ी का ये बनाइए, उसके ऊपर प्रॉपर्ली आपको फीड को स्टोरेज कीजिए, प्रिवेंट वाइल्ड कार्ड अंदर ना आ पाए, डंप ना हो, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन जगह में, ऐसे नहीं कि क्लोज हाउस में आप करें, प्रॉपर वेंटिलेशन जगह। सो लेटर मैनेजमेंट में हम आते हैं। मैं
पॉइंट टू पॉइंट में काफी सारा वो लीटर मैनेजमेंट के बारे में भी आपको बता दिया हूँ। इट्स ऑल अबाउट दैट लीटर मैनेजमेंट। ये है लीटर बीन जो हम बैठ के जो बात किया ना, बर्ड आने से पहले लीटर को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, that's all. Liter moisture between the 25% and 30% by the open. Okay, vaccine and vaccination. This is the medicine part में मैं कहता हूँ। वैक्सीन एंड प्रॉपर वैक्सीन को हम लोग को स्टोरेज को प्रॉपर देखना चाहिए कि किस पॉइंट पे वो स्टोरेज हो रहा है। जहाँ से हम दुकान से लेके जा रहे हैं तो वो प्रॉपरली वो चैनल होना चाहिए कि हम के थर्मोप्लास्ट में आइस दिए और प्रॉपर चैनल से वो लेके आए, घर पे रखे। जिस दिन हमारा वैक्सीनेशन का डेज है तो प्रॉपर उसी दिन में हम मान लीजिए कि 1000 बर्ड को हमको वैक्सीनेशन करना। आप लोग वैक्सीन करते हैं राइट? वैक्सीन करते हैं ना, प्रॉपरली वैक्सीन होता है। The 6 days vaccine is a 12 days vaccine and last और जो booster dose होते हैं 21 days। तो वो स्टोरेज कैसे करेंगे? वैक्सीन इस 1000 कैपेसिटी का जो डोज लेके आगे एक सिंगल उसको हम 1000 बर्ड को देना है तो प्रॉपरली जो उसका डाइल्यूशन रहता है उसमें हम मिक्सअप कर दिए एंड अब वैक्सीन करते जाए। नहीं, वो प्रोसेस को आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। उसको अगर 1000 है उसको क्या ना 4 ड्रॉपर में आप सेपरेट कीजिएगा। 4 ड्रॉपर में सेपरेट कीजिए। एक आइस का बॉक्स लीजिए, 4 ड्रॉपर में सेपरेट करने के बाद आइस बॉक्स में उसको रखिए। जो 1000 फाइल में है उसको 4 एक बॉक्स के अंदर में 4 ड्रॉपर में रखने के बाद देखिए आइस कंटेनर में उसको रखिए। एक ड्रॉपर को मैंने उठाया ऐसे, मैंने उसको वैक्सीन किया तो एक ड्रॉपर उठाने के बाद मेरा हाथ का जो टेम्परेचर है तो धीरे धीरे क्या होता है ना वो टेम्परेचर उसमें आ जाता है। अगर मैंने एक ड्रॉपर को पकड़ के 1000 बर्ड करूं तो वो ऑलमोस्ट वो तो खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना 10 चिक्स को उठाया, 10 चिक्स को उठाया, 10 चिक्स को दे दिया, अगेन वो ड्रॉपर को लेकर प्रॉपर वो आइस ये में रख दिया। लेकिन दूसरा जो ड्रॉपर रहेगा उसको उठाया फिर 10 चिक्स किया तो साइकिल कर देता है राइट। तो इसमें क्या होगा ना वो टेम्परेचर जो है ना वो टेम्परेचर वो उसमें नहीं जाएगा एंड वो प्रॉपर वैक्सीन आपका प्रॉपर होगा। उस शेड्यूल को आप थोड़ा मेंटेन कीजिएगा कि वो शेड्यूल में अगर कीजिएगा तो प्रॉपर वैक्सीन वो मेंटेन होता है। अगर वैक्सीन होने के बाद जो ड्रॉपर आपके पास रह गया उसको प्रॉपर्ली थ्रो और फार्म से दूर जाके उसको थ्रो कीजिएगा। हो सके तो उसको गड्ढा खोद के उसको दफना दीजिए, उसको जला दीजिए, क्योंकि जो वैक्सीन होता है वो लाइव वायरस होता है। ठीक है, कहीं नीचे नहीं गिरना चाहिए, कहीं ड्रॉपर फार्म का इधर उधर में नहीं गिरना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको थ्रो करना चाहिए बाहर आउटसाइड। राइट, इट्स वैक्सीन टाइमिंग डोज एंड रूट्स। प्रॉपर रूट क्या होना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या है, वैक्सीन का डोज कितना होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। मेंटेन वैक्सीन 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट वैक्सीन। जिसने आपको बताया ट्रांसपोर्ट टाइम में आपको 2 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस में लेके आना है। प्रॉपर वैक्सीनेशन का प्लान किया होना चाहिए। डू नोट क्या क्या नहीं करना चाहिए वैक्सीन, जो आपको बताया कि जैसे ड्रॉपर का जो सोचा है कि सिंगल ड्रॉपर में नहीं करके आपको सनलाइट में नहीं रखना है। ओपन वैक्सीन अंटिल यू आर रेडी टू यूज दैट। तो जब तक रेडी आप नहीं हुए हैं तब तक उसको ओपन मत कीजिए। 1000 बार के लिए वैक्सीनेशन ड्यूरेशन जो रिकमेंडेड 1000 डोज फॉर 1000 चिक्स, तो उसी हिसाब से लेके आइए। प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग टेक्निक्स। बाकी रेस्ट ऑफ जो स्लाइड्स है ओके, दिस ऑल जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया। एंड फर्स्ट ऑफ में ऐसा नहीं, मैं दिस इज माय सेकंड टाइम इन इम्फाल। फर्स्ट टाइम मैं आया था एंड अभी शायद लास्ट 4 मंथ्स हमारा फील्ड यहाँ पे लॉन्चिंग हुआ है एंड चल रहा है। आपको अच्छा लगा कि आप सभी ने आज इतने अच्छे से जो भी बता रहे थे, मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस 100 क्लाइंट्स मेंबर्स आएंगे। तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए और अच्छे से सुन रहे हैं। आगे हम आते रहेंगे ऐसे एवरी 2-3 मंथ्स में मैं आता हूँ। नॉर्मली फार्म विजिट में भी मैं जाता हूँ। कहाँ पे जैसे जो प्रॉब्लम्स रहता है तो चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं सॉल्व करने का। देखिए, इस जहाँ हम लोग लास्ट 20 ईयर्स हम लोग आगे आप लोग हैं, लेकिन आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना अच्छे से करेंगे तो हम लोग उतना स्ट्रॉन्ग होंगे।
और हमारा जैसे एक हम लोग थ्रू हैं कि आज इंडस्ट्री में हम लोग बैठे हुए हैं, फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं। ये जस्ट एक हम लोग आपके साथ जो करंट सिनारियो है, जो करंट प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, जो करंट्स का जो भी स्टेटस है, वो आपके साथ हम लोग शेयर करने के लिए हम ऐसे आते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको मन में लगे कि नहीं इसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो हम आप क्वेश्चन करते रहिए। इसका सॉल्व डेफिनेटली आगे जो भी बड़े पैमाने में जो साइंटिस्ट जो भी काम कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, डे बाई डे पोल्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है ना, हमारा पोल्ट्री में ये लॉसेस भी आपको देखना पड़ता है। ऐसा कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि विदाउट लॉस चल रहा है, तो लॉस एंड प्रॉफिट वो लगा रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग, 70% इज द मैनेजमेंट होल। आप इसको प्रॉपर्ली आप कीजिएगा, देखिएगा आपको डिजीज भी बढ़ रहेगा, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, तो मार्केट में आपका ही नाम होगा। धीरे धीरे आप 2 पैसा कमाएंगे। आज 1000 से 2000, 2000 से 4000, 5000 आप कर पाएंगे। थैंक यू, आप जुड़े अच्छे से गुड मॉर्निंग और नमस्कार। आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में आप लोग अभी सुने हैं, थोड़ा वन लिए है, और आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिजीज को लेके, और डॉक्टर वो डिजीज वाला सेक्शन लेंगे। ये जो सेक्शन है, देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं कुछ भी, उसका नॉलेज होना चाहिए ना। हेलो, कोई भी खाना खाते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। वैसे मुर्गी तो जो उसको तो कोई नॉलेज नहीं है, खाना देने वाला हम लोग हैं। वो जो पोल्ट्री फीड बनता है वो कैसे बनता है? जनरली आप जो नॉन पोल्ट्री आदमी है, कोई भी आप मार्केट में जाए, कुछ आदमी बोलते हैं अरे ये जो पोल्ट्री वाला है वो 35 डेज में कैसे 2 किलो निकाल देते हैं। कुछ वो क्या ना, कोई इंजेक्शन डालते हैं, कुछ मेडिसिन डालते हैं। नहीं, वो चीज हम आज जो सेक्शन आपको दिखाएंगे, आपका नॉलेज होना चाहिए। ये जो पोल्ट्री फीड हम क्या डालते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है एनर्जी को, प्रोटीन को, तो क्या ना वो फास्टर ग्रोथ होता है। ये जो सेक्शन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो पहला है प्रीमियम न्यूट्रिशन। ये जो वाइटलिक जो है, ये पेरेंट्स कंपनी जो है, पहले ऑस्ट्रेलियन कंपनी था। इसका मेन काम जो था R&D है। वो हर चीज में R&D करता है, मेडिसिन हो, कोई भी न्यूट्रिशन हो, सब में। जो हमारा जो है ये ओनली फीड के ऊपर हम लोग, ये एक सेक्शन है जो वाइटलिक का, ये फीड में आ गए। सेकंड जो है एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड जो है फार्मर सक्सेस। हम लोग ये जो फीड बनाते हैं कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके फीड बनाते हैं। ये जो पॉइंट है लीडिंग पोल्ट्री फीड सॉल्यूशन, इसमें एक है R&D और एक है एक्सपर्ट टीम। R&D में क्या क्या रहता है? एक है एडवांस R&D फैसिलिटीज। इसमें हम लोग जो फीड बनाते हैं उसपे R&D के लिए क्या क्या सब फैसिलिटीज रहता है। हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं फीड को बनाने के लिए, वो है। और सेकंड है फोकस्ड ऑन पोल्ट्री हेल्थ। पोल्ट्री हेल्थ को फोकस करके, जैसे हम लोग कुछ भी तो यूज नहीं कर पाएंगे, सब में कितना एंटीबायोटिक यूज करना है, कितना प्रोबायोटिक यूज करना है, जो ह्यूमन हेल्थ को फोकस करके हम लोग उसको बनाते हैं। थर्ड है इनोवेशन एंड डिजीज। हम पहले ही बोला था वाइटलिक जो है हर चीज का R&D करता है। क्या इनोवेशन, नया इनोवेशन, क्या इनोवेटिव आइडिया वो लेता है, जो कि आप मार्केट में बहुत सारा फीड आता है, लेकिन हम लोग का जो फीड है इसमें हम लोग इनोवेटिव आइडिया लेके हम करते हैं। जैसे कुछ टाइम में हम लोग फीड के ऊपर भी इनोवेटिव हम आइडिया लेके यूज करते हैं। फोर्थ है प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। जो प्रिवेंशन क्या है, जैसे अभी विंटर है, समर है, विंटर में जो डिजीज, ऐसे डिजीज आता है, वो डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग
एडवांसली विंटर के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे अभी आपका कोई वाटर आ जाता है, इसमें आप देखेंगे बहुत सारा फार्म में हम लोग जो कटन मैनेजमेंट कभी भी थोड़ा गलत होता है तो उसमें बॉडी में वाटर डिपोजिशन होता है, लेकिन वो हम क्या वो प्रिवेंशन मेडिसिन उसमें यूज करते हैं। जब क्या है उसमें आपको पहले से ही ये हमारा फीड यूज करने से वो आएगा, लेकिन परसेंटेज कम रहेगा। उसी जैसे आपका समर में मैक्सिमम क्या होता है, आपका एबव 40 जब हो जाता है हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक में आपका मोर्टालिटी हो जाता है, तो क्या ना हम लोग हीट स्ट्रोक के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यूज करते हैं, जो क्या ना वो हीट स्ट्रोक को कम कर देते हैं। और बाकी जो एक्सपर्ट टीम रहते हैं उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग रिसीविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी। क्वालिटी कोई भी फीड हो या कोई भी खाना का चीज बनता है, क्वालिटी फर्स्ट है, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल एक रहता है। ensuring feeds are unadulterated and produce desired। देखिए आजकल में हम लोग जो भी खाना खाते हैं अडल्ट्रेशन बहुत होता है कुछ भी चीज में। वो कैसे अडल्ट्रेशन कम हो, हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसको प्रॉपर टेस्टिंग करके उसके बाद अडल्ट्रेशन कम करके उसको हम लोग फीड में यूज करते हैं। हाँ, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है जब कोई भी हम लोग डिजीज डायग्नोसिस में जाते हैं। अभी हम लोग कभी कभार बोलते हैं फार्मा को कि पोस्टमार्टम करके देखिए। पोस्टमार्टम करके देखने के लिए कौन सा क्या प्रोडक्ट क्या इंटेस्टाइन से लेके क्या है वो थोड़ा जानना हम लोग को जरूरी है। ये बीक से लेके ये जो क्रॉप किलिंग जो होता है, क्रॉप है, उसके बाद प्रोवेंटिकुलस गिजार्ड, इसमें हम लोग को रानीखेत डिजीज के लिए हम लोग देखने के लिए बोलते हैं, लिवर को हम लोग देखने के लिए बोलते हैं। वो एक स्ट्रक्चरल ये है। और ये सिका है जो इंटेस्टाइन का लास्ट में ये 2 पॉइंट है, उसमें सिकल कोक्सीडियोसिस के लिए हम लोग देखने बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को नॉलेज में रखना, ठीक है। हाँ, एक गाउट बोल के एक बीमारी होता है जो यूरिक एसिड का ये पोल्ट्री डिजीज, कॉमन डिजीज इन पोल्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक इन जॉइंट्स किडनी। जो कभी कभार क्या होता है मुर्गी, कोई भी मुर्गी बीमार होने से वो बीक को नीचे करके सोता रहता है, ऐसा ही दिखाई देता है। वो मैक्सिमम बीमारी में ऐसा ही उसका एक सिम्टम्स हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, इसके बाद स्लाइड में आएगा, ये जो गाउट है ये ह्यूमन का भी है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, हम लोग का शरीर में यूरिक एसिड हुआ है, लेकिन हम लोग गाउट नहीं बोलते हैं, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसी हिसाब से, लेकिन गाउट ही है वो बीमारी। इन लोगों का भी है। हाई प्रोटीन इंटेक, अगर लो वाटर इंटेक हो गया तो ये 100% होने का चांसेस है। पानी का मैनेजमेंट के ऊपर सर ने जो बोले थे उसके साथ में और सर ने भी बोला था कि वाटर कितना इंटेक करना चाहिए 1:3 रेशियो में। अगर वो भी नहीं हुआ, मैं मान लिया कि आज मेरा मुर्गी 100 ग्राम फीड खा रहा है, वो लेकिन 150 ml ही अगर पानी पिया है, उसका ये गाउट का यूरिक एसिड डिपोजिशन होना ही है। उसको 250 से 300 ml का पानी चाहिए होता है। वो एफसीआर में भी उसको सुविधा होता है, एफसीआर जो फीड कन्वर्जन रेशियो में उसमें भी सुविधा होता है और बीमारी में भी सुविधा होता है कि बीमारी ये गाउट नहीं होता है। ये तो यूरिक एसिड 100% डिपोजिट हो जाता है। बड़ा मुर्गी कभी कभार बोलते हैं कि ये जान नहीं पा रहा है, पाव ऐसे करके सो रहा है, ठीक है, और वहां पर मर जाता है। और लेटिन जो देखते हैं, लेटिन आप लोगों को क्या मिलेगा, वो व्हाइट सुना जैसा जो लेटिन होता है वो सूखने के बाद सुना जैसा रहता है। तो वो सब ये गाउट की वजह से होता है। पानी प्रॉपर होने से ये बीमारी होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फीड में तो प्रोटीन है ही, वो तो रहेगा ही। वो नहीं होने से एनर्जी सोर्सेस, प्रोटीन सोर्सेस नहीं होने से मुर्गी को बड़ा कैसे होगा, उसका वजन कैसे आएगा। 30 डेज में आजकल 2 किलो आराम से आ जा रहा है, 32 डेज के अंदर 2.5 तक कभी आ जाता है। तो उसके लिए तो पानी हम लोगों को देना जरूरी है। ये है, ये देखिए गाउट होने से कैसा क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, ये एक बार ध्यान से देखिए।
ये जो लिवर है वो पूरा व्हाइटिश टाइप का हो गया। ये देखिए मुर्गी का ये जो बाहर का मसल में भी आके दिखाई दे रहा है, ये है व्हाइट पैचेस टाइप हो रहा है। दो फॉर्म में गाउट होता है, एक तो आर्टिकुलर और एक विसरल फॉर्म। विसरल फॉर्म में होने से जो पहले मैं ये दिखाया हूँ वो विसरल फॉर्म का दिखाई देता है। आर्टिकुलर होने से क्या होता है, वो पाँव फूल जाता है। कभी कभी आप लोगों को मुर्गी का पाँव का वो जॉइंट्स जो है वो जॉइंट्स को फूल जाता है, देखते हैं ना, और उसको मरने के बाद उसको देखिए ऐसे कैसे क्रैक करके ही आवाज आता है, वो गाउट का प्रॉब्लम। ये सब में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पानी इसीलिए क्लीन वाटर हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग डिहाइड्रेटेड ना हो, क्योंकि सिर्फ डिहाइड्रेशन होने से ही डिपोजिट होगा। ये देखिए गाउट की वजह से आप लोग फार्म में ऐसा दिखाई देता है, कभी कभार पाँव पूरा फैला के बैठा रहता है, ये होता है। ये देखिए आर्टिकुलर फॉर्म का, ये देखिए आर्टिकुलर फॉर्म में कैसा हो जाता है, ये आर्टिकुलर फॉर्म में हो जाता है। यूरिक एसिड डिपोजिशन ये लेग में हो गया ना, लेग जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स ऐसा वाइट हो जाता है, क्रैक साउंड आ जाता है। ये देखिए जॉइंट्स का ये दिखाई दे रहा है, ये डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन विसरल गाउट। जो ऑर्गन में गाउट का प्रॉब्लम होता है, ये अंदर देखिए ये यूरिक एसिड ये व्हाइट सॉफ्टी टाइप का ये डिपोजिशन दिखाई देगा, ठीक है। ये यूरेट डिपॉजिट्स, यूरेट मतलब वो यूरिक एसिड के ऊपर होता है। ये देखिए किडनी भी पेन हो जाएगा और ये आपका एनलार्ज हो जाएगा। अभी और एक बीमारी आ रहा है आईबीएच, आईबीएच में भी किडनी एनलार्ज होता है, उसके साथ में लिवर का प्रॉब्लम ये हो जाता है। ये लेकिन किडनी के ऊपर देखिए ये जो किडनी है, ये किडनी के ऊपर एक पाइप टाइप का एक जाता है, ये वाला वो यूरेट है, यूरेट का वो उससे वो लोग पेशाब निकलता है, लेकिन आगे प्लेका की तरफ वो पहुंच जाता है। इसके ऊपर अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा वो ऐसा कलर आ जाएगा, जो सिल्वर कलर टाइप का दिखाई देगा, तो वो यूरिक एसिड डिपोजिशन है। तो ऐसा होने से वो गाउट का सिम्टम्स ये सब देखिए, हेवी गाउट में ये दिखाई दे रहा है, सॉकी व्हाइट क्रिस्टल्स यूरिक एसिड डिपोजिशन में। ये क्लिनिकल साइन और ग्रॉस रीजन, मतलब आप लोगों का वो सिम्टम्स देखने से ही पता चलना चाहिए कि ये क्या है, लेटिन कैसा है, उसके बाद पोस्टमार्टम करके बोलने से भी, और कोई एक्सपर्ट से डिस्कशन करना चाहिए। हाँ, कोई आप लोग 10 साल 5 साल 2 साल से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो एक्सपर्टाइज आप लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन कभी भी फटक से खुद के हिसाब से डायग्नोसिस करके मेडिसिन देने मत जाइएगा। तो उसको थोड़ा किसी के साथ डिस्कस कीजिएगा, फेलो आपका कुछ कस्टमर के साथ, आपका फार्मर दूसरा पहचान वाला फार्मर के साथ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डीलर के साथ, ऐसे डिस्कस करके आप लोग मेडिसिन की तरफ जाइएगा। ये जो भी है reduce protein and sodium chloride bicarbonate level, ये provide vitamin A and give dietary clearance मात्रा, मतलब ये मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजियल जैसे हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर है, नहीं तो ज्यादा हो जाने से मेडिसिन के ऊपर जाना पड़ेगा। और एक है CRD, अभी ठंडा के सीजन में आप लोगों को और एक दिखाई देगा, हर 2 दिन के बाद आप लोग फार्म में जाके अच्छे से सुनने में जाएंगे तो उसमें आप लोग एक किस करके की करके एक उसका गले का अलग सा एक आवाज सुनने को देता है फार्म में। ये ठंडा में सीआरडी का प्रॉब्लम होने का चांसेस इसीलिए ज्यादा होता है। रात को तो कल बात हुआ है प्रकाश जी से, तो हुआ कि फार्म साइट में जहाँ पर फार्म है वो 3 डिग्री तक आ रहा है टेम्परेचर, तो ये शाम को 6-3-4 बजे से ही कर्टेन्स लगाना स्टार्ट होना ही है। तो वो जो कर्टेन्स लगा के रखते हैं सुबह 7-8 बजे तक ठंडा के वजह से, तो अंदर में जो एमोनिया फॉर्म हो रहा है, वो लेट्रिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, उसमें तो एमोनिया फॉर्म हो रहा है, वो तो गैस है एमोनिया, वो तो इनहेल हो रहा है, वो तो 1 फीट का ही बार्ट ये है हाइट है, वो तो फिर से इनहेल हो रहा है, तो उसके वजह से
वहाँ पर ये जमा हो जाता है, आपका म्यूकस जमा हो जाता है, तो वो एक आवाज़ निकलता है। हम लोग वो कार्टेन लेकिन रखते हैं, सुबह कार्टेन को रात को 1-2 बार आके कार्टेन को थोड़ा बहुत आधा घंटा 15 मिनट के लिए भी उठा के उसको फ्रेश एयर आने के लिए देना चाहिए, तब वो फ्रेश एयर से वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। और कभी भी यहाँ पर कार्टेन के ऊपर आ गया तो बाद में एक बात बोलना चाहता हूँ, कार्टेन मैनेजमेंट में हम लोग एक गलती करते हैं, वो है कार्टेन हम लोग ऊपर में फिक्स कर देते हैं। कभी भी कार्टेन उठाना होता है, लगाना होता है, ऊपर में फिक्स, ऊपर से हम लोग छोड़ देते हैं, वो नीचे आ गया, सुबह नीचे से ऊपर उठा दिया, वो एक्जैक्टली गलत है। कार्टेन एकदम ऊपर में नहीं, 2 फीट नीचे 1.5 फीट नीचे फिक्स कर दीजिए, वो 1.5-2 फीट ओपन करके रखिए। जो एमोनिया गैस उसका लेट्रिन पेशाब से होता है, वो पतला गैस है, वो ऊपर चला जाता है। कभी भी हम लोग कार्टेन को नीचे से ओपन कर दिया ना, जो बाहर का ठंडा हवा है वो नीचे से अंदर चला गया, ऊपर का जो पतला हवा है उसको लेके फिर नीचे लेके चला आया, तो वो गैस तो अंदर ही रह गया, कोई फायदा नहीं होना। लेकिन ऊपर चला गया, ऊपर 1.5-2 फीट का जो ओपन है वहां से अगर हवा आ रहा है तो वो हवा को मिनिमम 50% तक भी या 40% तक वो निकाल के लेके जाएगा, तो वो एमोनिया लोड तो कम होगा अभी, तो उससे भी ये सीआरडी प्रॉब्लम कम होगा। मैं अभी आप लोगों को डिजीज के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में मैं जो भी मैनेजमेंट साथ में हो वो मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ ज्यादा, ये हम लोगों का जो सेशन है वो सेशन के बाद आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो, उसके लिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग तो मेडिसिन सेल करने व ये सेल करने नहीं आ रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन का बंदा आप लोगों को प्लस ये करेगा, इसलिए मैं मैनेजमेंट के ऊपर इतना फोकस करके हर पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम डिजीज लोड कम हो आप लोगों का फार्म में और प्रॉफिट ज्यादा। आजकल तो मेडिसिन में कितना 20% और रेट हाई हो गया ना, तो उससे तो और खर्चा ही ज्यादा होता है। ठीक है, वो कार्टेन देख लीजिएगा। और ये सीआरडी का देखता हूँ कैसे, ये देखिए, ये इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोसाइटिस, बैक्टीरियाइटिस एंड एयर सेकुलाइटिस। माइकोप्लाज्मा क्लिनरम बोल के एक बैक्टीरिया है, वो वहां से माइकोप्लाज्मा सीरीज का है, वो वहां से कैरी हो जाता है। ये एक्चुअली हाँ, और एक बात है, ये सीआरडी का बीमारी का जो ये माइकोप्लाज्मा है वो ग्रो करता है एल्कालाइन एनवायरनमेंट में। अभी सामने एसिडिक और एल्कालाइन एनवायरनमेंट के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड करके बोले थे ना, तो हम लोग अगर एसिडिफायर यूज करके हम लोग पानी का बाढ़ को देते हैं, तो वो अंदर से उसका वो जो प्रक्रिया से लेके ये क्लीन होता रहता है ना, तो उसमें वो ग्रोथ कम होता है। लेकिन अगर एल्कालाइन वाटर ज्यादा पी लिया तो वो माइकोप्लाज्मा ग्रोथ ज्यादा होता है, वो एक पॉइंट है। इसीलिए 6 to 6.5 के अंदर पीएच रहना चाहिए, उसका भी इफेक्ट इसमें आता है। सब कुछ एक इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए, गाउट में जो सिम्टम्स दिखाया सीआरडी का सिम्टम्स अलग है, ये एयर सेकुलाइटिस का ये है। आप देखिए, जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, हाथ धोते हैं, उससे एक फोम टाइप का निकल जाता है ना, ऐसा ही एक फोमी लेयर ये बन जाता है अंदर लिवर और ये हार्ट के आसपास। ये जो एयर सेक होते हैं, जो वो सब ओपन एरिया है ना, ओपन करने पर हम लोग को दिखाई देता है, उसमें एयर सेक में ये फोमी दिखाई देता है, वो इसका डिपेंडेंट। ये देखिए, डालनेस एंड डिप्रेशन ऐसे बैठा रहेगा। ये देखिए, मैं बोला ना, साबुन और सोप, साबुन यूज करने, सोप यूज करने से जो फोम टाइप होता है वो अंदर ये होता है। ये देखिए, फोमी एयर से ये हेवी डिजीज हो गया, मतलब ये सीआरडी का थोड़ा ज्यादा ये हो गया, तो ये स्टिकी फॉर्म में से आ गया। मतलब सीजी मास, मतलब ये पूरा थिकन हो गया, ये पूरा ज्यादा बीमारी होने के बाद ये हुआ। और जो तकिया हम लोग खोल के फाड़ के देखते हैं ना, इसमें भी आपको ये म्यूकस टाइप का दिखाई देगा, जो गले से एक आवाज निकलता है घेर घेर करके, वो इसमें ये म्यूकस जब रहेगा तो वो गले से वो आवाज निकलता है।
है, ये थिकन हो गया, मतलब ये जो ट्रेकिया का ये लाइनिंग है ना, ये पूरा थिकन टाइप हो गया ये बीमारी। क्लिनिकल साइन जो मैं बताया हूँ वो सब दिखने को आएगा। पोस्टमार्टम करने पर जो अभी स्लाइड दिखाया था उसके ऊपर आप लोग हो सकता है, और ऊपर से आप लोग ये कोई फार्म में ये सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। बाकी डायमोलिन और डायग्नोसिस का ये एंटीबायोटिक जो यूज होता है वो उसके ऊपर में, एंटीबायोटिक के ऊपर व कोई भी बीमारी के अगेंस्ट में आप लोगों को मैं डिटेल में कुछ भी मेडिसिन अभी लिखा के मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग का नंबर शेयर होगा आप लोगों के साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम होने से तब डिस्कशन होने पर फार्म से ही फोन कीजिएगा, तब हम लोग उसके ऊपर क्या सही होता है क्या मेडिसिन होता है उसके ऊपर हम लोग तब ये करेंगे। ई कोलाई सुनने में आया है, ये भी आप लोगों को, ये भी एक बीमारी है जो पानी के थ्रू ये मल्टीप्लाई होता है। तो पानी वाटर ट्रीटमेंट हम लोगों का अच्छे से करने से ये बीमारी भी कम हो सकता है। सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर ही आके पड़ जाता है लास्ट में आके। ये ई कोलाई बीमारी भी वो पानी के ऊपर ही थ्रू ही आप लोगों का फार्म में ये होता है। कोलिसेप्टिसिमिया, यॉर्कशायर इन्फेक्शन, ऑन्फेलाइटिस और सेलुलाइटिस। ये देखिए ई कोलाई होने पर ये हेड देखिए पूरा स्वोलन हो गया, ये देखिए पूरा ये स्वोलन हो गया, ये देखिए पूरा आंख बंद हो जाता है। आंख कभी कभार देखने को आएगा पूरा आंख पूरा एक आंख बंद हो गया, पूरा स्वोलन है, ये जो फिलर है वो पूरा खड़ा खड़ा हो गया, ये सब सिम्टम्स दिखाई देगा। ये देखिए स्वोलन है, ये वाला नॉर्मली से ये वाला देखिए स्वोलन हो गया, ये वाला पूरा आंख बंद ही हो गया, ये देखिए आंख बंद। ई कोलाई का इन्फेक्शन में कॉमन नेम एक यूज होता है ई कोलाई इन्फेक्शन में, जब हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए बोलते हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि वो लीवर के ऊपर कुछ लेयर है क्या, वो देखिए बोलते हैं। कोई भी ये होता है लीवर के ऊपर लेयर है कि देखिए वो होता है ब्रेथ बदर सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम। ये देखिए ये लीवर है, उसके ऊपर पूरा जो हम लोग ब्रेड के ऊपर बटर डालते हैं ऐसा एक लेयर हो गया, ये तो पूरा हेवी ई कोलाई में ये हो रहा है। ठीक है, ये दिखाई दिया है आप लोगों का फार्म में। ये पॉइंट में थोड़ा डिस्कशन करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई बीमारी बात कोई भी सीआरडी कोई भी ई कोलाई का कोई भी बीमारी में ये सब इटियोलॉजी जो बोलते हैं, मतलब कि क्यों हुआ, बीमारी तो हो गया लेकिन क्यों हुआ बीमारी। ये देखिए वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं पहले ही बोला था कटिंग अप डाउन कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका सीआरडी का इन्फेक्शन होगा। सीआरडी माइकोप्लाज्मा का जो भी इन्फेक्शन है उसके साथ ई कोलाई आने का चांसेस बहुत हो जाता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एल्कलाइन में ग्रो करता है, मतलब वो उसको वाटर ठीक नहीं है, तो वाटर ठीक नहीं है तो वो ई कोलाई भी तो आएगा ही साथ में। तो ये दो बीमारी होके कभी कभार सीसीआरडी बोल के हम लोग एक ट्रीटमेंट में जाते हैं, मतलब मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है फार्म में। स्वोलन हेड आ गया, एयर सेकुलाइटिस हो गया, लिवर के ऊपर लेयर आ गया, सब कुछ बीमारी एक साथ आ गया, मोर्टेलिटी हेवी हो गया। हम लोग कभी कभार हाँ उसमें और एक है कि ई कोलाई और माइकोप्लाज्मा ये सीआरडी का इन्फेक्शन एक साथ आने से लेट्रिन ग्रीनिश होने का चांसेस हो जाता है। तब हम लोग कहां चले जाते हैं, रानीखेत हो गया, लेकिन वो रानीखेत नहीं है, वो सीसीआरडी मिक्स इन्फेक्शन में वो होने का चांसेस है। तो डायग्नोसिस गलत होने पर ट्रीटमेंट गलत हो गया तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगा। तो ये जो वेंटिलेशन है, पोर वेंटिलेशन के वजह से ये बीमारी आ गया। हम लोग को वेंटिलेशन प्रॉपर रखना पड़ता है, ओवर क्राउडिंग मतलब स्पेस देना होता है। 1 किलो 200 का बर्ड में जितना स्पेस चाहिए, अगर 1.5 किलो का वजन का बर्ड में भी वही स्पेस है तो नहीं होगा। आप लोग वीकली बेसिस में स्पेस को एनलार्ज करके जाते हैं कि नहीं। जैसे कि एक सप्ताह में आपका 210 ग्राम का हो गया, उसके बाद 2 सप्ताह में 500 ग्राम के आसपास आ गया। एक सप्ताह में जो दिया गया था वो तो 2 सप्ताह में देने से तो नहीं होगा, उसको तो स्पेस देना पड़ेगा। कोई फार्मर क्या होता है
1000 मुर्गी वहां पर डाल सकते हैं, लेकिन वो लोग 1200 डाल दिया, तो वो गलत चीज है। 1000 में 900 ही डालना चाहिए। अगर 1000 भी डालना चाहिए तो 900 डालो, ताकि उसको 2 दिन अगर एक्स्ट्रा रखना है डालिए, तो 2 दिन अगर एक्स्ट्रा रखना है तब आप लोगों को वो स्पेस मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि रेट की वजह से 2 दिन रखना पड़ रहा है, 3 दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, तो वो स्पेस नहीं होगा, वो लास्ट टाइम में आके ये सब बीमारी आने का चांसेस हो जाता है। तो कभी भी 1000 फार्म में 50-100 को छोड़ के ही डालिए, ताकि आपको कब आगे जाके 2 दिन आप लोग एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ओवर क्राउडिंग ना हो। लास्ट में भी ये सब बीमारी, ये सब ओवर क्राउडिंग की वजह से हो सकता है। हाँ, ई कोलाई का और एक है, देखिए कॉक्सिडियोसिस आएंगे, इसके बाद कॉक्सिडियोसिस के ऊपर भी बात करेंगे। ये कॉक्सी होने के बाद अगर कॉक्सी का बीमारी भी होगा तो भी ई कोलाई का प्रॉब्लम आएगा। देखिए अभी मैं बोल के वो गया था कि सीआरडी का इन्फेक्शन होगा तो ई कोलाई का प्रॉब्लम आएगा। सीआरडी कहां से हुआ? पोर वेंटिलेशन से, और ई कोलाई साथ में आ गया, वो हो गया। हाँ, रानीखेत, आईबी और एबीडी ये सब बीमारी होने के बाद भी ई कोलाई का इन्फेक्शन साथ में दिखाई देता है। ठीक है, पहले ये सब आपको दिखाई देगा कि खाने का मन नहीं कर रहा है, बट लिस्टलेस, मतलब वो लोग अच्छे से रह नहीं पा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। रफल फीडर जो मैं बोला, पूरा हेड स्वेलन हुआ है और फीडर ये हुआ है, फ्लफी टाइप हो गया है। लिवर ब्रीडिंग जो सीआरडी में भी होता है, ब्रीडिंग में प्रॉब्लम वो ई कोलाई में भी होता है। गैस्ट्रिक, मतलब ब्रीडिंग नहीं होने से वो लोग मुंह ऊपर करके ऐसे सांस लेगा तो उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं। वो सब देखिए सिम्टम्स वही, ये पूरा क्लिनिकल सिम्टम्स में ये अगर थोड़ा भी दिखाई देगा तो हम लोग ई कोलाई के ट्रीटमेंट के ऊपर ही जाना पड़ता है हम लोग को। ये क्लियर से है, यहाँ पर कुछ भी बीमारी नहीं है। ये फोमी एक्सुडेट है, आर्ली इन्फेक्शन है, ये केजियास, ये सीआरडी का इन्फेक्शन का स्लाइड दिखा रहा है। ये देखिए, ये आर्ली 6 में आप लोगों को दिखाई देता है। कभी कभार 7-8 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा मर गया, काट के देखिए ऐसा वाला आपको दिखाई देगा। सर ने थोड़ी देर पहले एक बात बोल के गया था, जो यॉक है वो 2 ग्राम प्रोटीन है और 2.5 ml आपका ये है वाटर है, ये यॉक है। अर्ली 6 जब डालते हैं, फर्स्ट 2 दिन के फर्स्ट दिन हम लोग कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, चीनी वगैरह वो सब देके पानी देने के लिए बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद के दिन से हम लोग एक एंटीबायोटिक का कोर्स करने के लिए बोलते हैं, 3 दिन मिनिमम। ये जो यॉक है उसको सुखाने के लिए वो कोर्स एक करना पड़ता है, वो एंटीबायोटिक, लेकिन हम लोग हेवी डोज का नहीं देना चाहिए हम लोगों को। जस्ट टेट्रासाइक्लिन टाइप का एक एंटीबायोटिक जो कम डोज का होता है, ताकि वहां से वो 3 दिन एंटीबायोटिक कोर्स के हिसाब से वो यॉक सूख जाए। और यॉक सूखना जरूरी है, और यॉक से उसका बॉडी ग्रोथ होता है। वो फर्स्ट 3-4 दिन हम लोग जो पेट फीडिंग के बारे में सर ने बोल के गया था, वो ब्रूडिंग हम लोग को ठीक से करना पड़ेगा। उसमें ये यॉक सूखना भी जरूरी है, सूख जाता है, और वहां से उसका बॉडी का भी ग्रोथ होता है। अगर उस टाइम ब्रूडिंग हो या वाटर मैनेजमेंट या आपका एंटीबायोटिक का कोर्स भी नहीं आया, या कुछ दूसरा ये हो गया कि ओवर क्या बोलते हैं एमोनिया गैस ज्यादा हो गया अंदर में, फार्म के अंदर पूरा ब्लॉक करके 3 दिन रख दिया, देखा कि 4-5 दिन से पूरा मोर्टेलिटी हो गया, पेट फूल गया, वो ऑन्कोलाइटिस बोलते हैं। यही बीमारी आगे जाके एक बीमारी के ऊपर डिस्कशन होगा आगे जाके, वो है एसाइटिस। ब्रूडिंग मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो फार्म में एसाइटिस का प्रॉब्लम 25-26 दिन के बाद 1 किलो 1.5 किलो होने के बाद होता ही है। वो ब्रूडिंग मैनेजमेंट में अगर ठीक से नहीं हुआ तो ये ऑन्कोलाइटिस होके मरेगा। यहाँ से जो बच के जाएगा उसको आगे जाके एसाइटिस का प्रॉब्लम होगा। ये क्लिनिकल साइन आपका देख लीजिएगा, ये डिस्टेंडेड एब्डोमेन, मतलब ये पूरा एब्डोमेन बड़ा हो गया, पूरा डिप्रेस होके रहेगा, हाथ एक के ऊपर एक रहेगा, वो ठीक से एक जगह में
स्प्रेड होके नहीं रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा, मतलब वो डिस्ट्रेस हो गया ना, उसका बीमारी लग गया छोटा बच्चा में ही। हाँ, ये नेवल इज इन्फ्लेम्ड, ठीक है, ये पूरा फट के निकल के आ गया, ये जो नाभि नेवल एरिया जो उसका है वहां से वो फट के निकल के आ गया। ये सेलुलाइटिस ये छोटा मतलब 15 दिन से 20 दिन का पार्ट में एक दिखाई देता है कभी कभार, ये फैट डिपोजिशन हो जाता है। इसका भी इफेक्ट क्या है, वो ब्रूडिंग में ठीक से नहीं हो रहा, फैट डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। लास्ट टाइम एक तो फार्म से हम लोगों का ये हुआ है, बड़ा मुर्गी में बहुत फैट डिपोजिशन हो गया था, उसमें वो ठंड उसको ज्यादा मिल गया था उस टाइम में, तो वो उसको हीट रखने के लिए वो फैट छोड़ना स्टार्ट किया था बॉडी से, तो वो डिपॉजिट कहाँ होगा, मसल में ही होगा, तो वो इसके स्किन के नीचे मसल के लेयर के अंदर ये हो जाता है। एंटीबायोटिक और रिवार्डेक्स देने से वो सब निकल जाता है। ये देखिए एसाइटिस, इट्स ए कॉमनली कॉल्ड वाटर बेली कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation of fluid in abdominal cavity। जो हम लोग प्रॉपर ब्रूडिंग नहीं किए उसमें ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। प्रॉपर वाटर इनटेक भी नहीं हो रहा है उसमें भी एसाइटिस होने का चांसेस होता है। एसाइटिस में अंदर में पानी डिपॉजिट हो जाता है, उसका क्या है, प्रॉपर वाटर इनटेक अगर नहीं हुआ, ठीक से 1:3 रेशियो में अगर वाटर नहीं खाया तो उन लोगों का क्या हुआ, वाटर अगर नहीं पिया उन लोगों का क्या हुआ, किडनी में इफेक्ट आएगा, किडनी स्टोलन होगा, तो फ्लासिंग कम होगा, पेशाब और लेट्रिन जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकलेगा, तो उसका बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो होने के बाद वो आके जो भी यूरिक एसिड निकल के नहीं गया था वो आके आपका लिवर में इफेक्ट करता है। लिवर में कभी भी बाहर का एक्स्ट्रा पार्टिकल अगर कोई भी इफेक्ट करेगा, हम लोग कभी लिवर अगर डैमेज होता है तो पानी जमा होने का चांसेस बहुत है। जितना भी बीमारी हॉस्पिटल में देखिएगा, लिवर का कोई भी बीमारी का पेशेंट है तो उन लोगों का पेट में पानी जमा होने का चांसेस है, इसमें भी वैसा ही हो जाता है, वो लिवर में इफेक्ट आ जाता है तो उसको पानी अंदर जमा हो जाता है, तो ये वाटर सेक का ये एसाइटिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना हमें जो भी डिस्कशन हो रहा है अभी डिजीज के ऊपर, ठीक है? इसमें अगर कुछ अभी अगर आप लोग क्वेश्चनिंग है जो बातचीत होते हुए उसमें भी हम लोग निकल सकते, अभी उसको आप लोग रख सकते हैं अभी, नहीं, क्योंकि डिजीज ऐसा है ये है, इसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन करते जाऊंगा ना 2-3 बजे तक मैं बोलता ही जाऊंगा, लेकिन अभी इसमें हम लोग आप लोगों का पॉइंट मैं जो बोला हूँ उसमें आप लोगों का कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ आप लोगों का एक्सपीरियंस के से आप लोगों को दिखाई दिया पॉइंट हो सकता है, वो हम लोग को भी सीखने को मिलेगा, वो उसमें हम लोग जा सकते हैं। कुछ भी पॉइंट है, कुछ भी डिस्कशन है, आप लोग अभी एक हाथ ऊपर कर दीजिएगा, हम लोग एक माइक दे देंगे तो हम उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं जिसके ऊपर बात करते रहूंगा आप लोग उसके ऊपर अभी डिस्कशन में आ सकते हैं, नहीं तो ये पॉइंट को लेके बाद में डिस्कशन में जाएंगे तो और एक लंबी टाइम लग जाएगा। सर ठीक है ना, अभी डिस्कशन में, हाँ सर दोनों सर ने जो भी डिस्कशन करके गया है उसके भी अगर ऊपर कुछ पॉइंट है तो वो भी आप लोग अभी डिस्कशन सेशन हम लोग एक ही साथ में स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है? अभी 1 बज गया, मैं ये खत्म होते होते मतलब टाइम चला जाएगा मतलब, इसलिए थोड़ा हम लोग डिस्कशन में आ जाते हैं। ये एसाइटिस हो गया, समझ में आ गया क्यों कैसे होता है? ये देखिए एसाइटिस फ्रॉम हाइपोक्सिया। एसाइटिस 2 टाइप का हो गया, एक तो में वाटर कम खाने पर किडनी पे इन्फेक्शन, किडनी का जो ये है किडनी के लिए जो इन्फेक्शन होता है वह किडनी से पासिंग नहीं होता है उससे होता है बोला, और ये हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब वो जो फार्म के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो गया, हाइपोक्सिया वो का मीनिंग है। जो कार्टेन लगा दिया, अभी ठंडा के सीजन में कार्टेन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में हर 2 घंटा में आप लोग थोड़ा जाके वो कार्टेन को उठाने के लिए कोशिश कीजिए। और आज अगर टाइम नहीं मिलेगा, कल ही अगर आप लोगों का फार्म में कार्टेन पूरा ऊपर फिक्स है उसको 2 फीट नीचे लेके आइए, वो मैंडेटरी है। गैस नहीं होने से, वो होने से क्या हुआ, ये भी आ जाएगा बीमारी, सीआरडी तो आएगा ही साथ में,
इकोलाई आएगा, सीआरडी हो गया, इकोलाई हो गया साथ में, ऊपर से और एक बीमारी आ जाएगा, ऐसा है इसका प्रॉब्लम। ऑक्सीजन ज़्यादा कम होने से वो लोग मुंह से ज़्यादा इनहेल करने के लिए, सांस लेने के लिए जाएगा, मुंह ज़्यादा खुला रहेगा, तो क्या होगा, वो पूरा जितना भी इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड ये है वो उससे जाके लिवर को अफेक्ट करेगा। लिवर अफेक्ट मतलब पानी जमा होने का चांसेस ज़्यादा है, वो है। IBD, इन्फेक्शियस पार्सल डिजीज। ये देखिए बारसा को जानते हैं ना, जो लास्ट में रहता है, लेट्रिन प्रसाव जहाँ से निकलता है वहाँ पर अगर हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो एक राउंड छोटा सा मार्बल टाइप का एक चीज होता है, वो बारसा, वो इम्यूनिटी का सिस्टम है। ह्यूमन का क्या है, हम लोग का माथा में इम्यूनिटी का सिस्टम रहता है, लेकिन बार्ड का बारसा में वो इम्यूनिटी का सिस्टम होता है। वो अगर इन्फेक्टेड हो गया, ये IBD इन्फेक्शन लग गया, इन्फेक्शियस पार्सल डिजीज, तो वो कोई भी बीमारी उसका हाथ में आ सकता है। और ये खुद बीमारी नहीं हुआ है तो बढ़िया है। ये एक्सपीरियंस होने से आपको हर नेक्स्ट बैच को बंद ही करना पड़ेगा, एक बैच के लिए 1 महीना पूरा बंद करना पड़ता है, उसके ऊपर पूरा मॉर्टेलिटी हो जाता है। यही सिम्टम्स को वो जो मिक्स में इन्फेक्शन बोल के आया था थोड़ी देर पहले, CRD इकोलाई का, उसके साथ मिक्स हो जाता है कभी कभार। वो CRD में भी ये सब ग्रीन लेकिन कभी कभार दिखाई देता है, तो ये रानीखेत का ये सिम्टम्स है। देखिए ऊपर में माथा करके रहता है वो, और मोर्टेलिटी हेवी मोर्टेलिटी हो जाता है। ये जो है प्रोवेंडिकुलर क्या है, मतलब ये जो प्रोवेंडिकुलस और डिजार्ट का सिस्टम, इसको फाड़ के देखने से प्रोवेंडिकुलस में ये स्पॉट आ जाता है, ये स्पॉट आ जाता है, ये रानीखेत डिजीज का ये है। ये वैक्सीन जो 6-7 दिन में एक वैक्सीन होता है, और वही वैक्सीन को 21 दिन में होता है ना, वो जो वैक्सीन करने के लिए प्रॉपर करने के लिए चाहिए, और वैक्सीन प्रॉपर होना चाहिए। सारे वैक्सीन के ऊपर कैसे करना पड़ता है उसके ऊपर डिस्कशन किया है। कभी कभार वैक्सीन देने के बाद भी वो बीमारी हो जाता है, तो वो वैक्सीन फेलियर है, हम लोग प्रॉपर वैक्सीन नहीं किए, उसके ऊपर वो बीमारी आ गया है, ठीक है। और ये जो IBD बोला हूँ और रानीखेत बोला हूँ, ये सब कोई डॉक्टर, वो जो RD एंड रानीखेत डिजीज के बारे में जो डॉक्टर बात करें, बेसिकली ये विंटर सीजन में ये डिजीज ज्यादा आते हैं। हाँ, क्योंकि ये विंटर में वो होता है ना, गाँव देहात में आप देखिएगा, एक जो देसी मुर्गी वगैरह रहते हैं या जो पीजन्स वगैरह रहते हैं कि जो पालते हैं जनरली, ये जो एक वायरल डिजीज है, और ये विंटर सीजन में होता है, ये दिसंबर टू फरवरी इन बिटवीन जो एज है, जो डेजेस है, उसी के अंदर ही ये देखने को मिलता है। सो ये वायरल है, एंड आपको जितने अच्छे से आप बायोसिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, बाहर से लोगों को आना जाना, चिक्स ले रहे तो प्रॉपर चिक्स को बॉक्सेस प्रॉपर डिस्पोज करना, वैक्सीन कर रहे हैं तो प्रॉपर वैक्सीन बॉक्सेस को डिस्पोज करना, ये अगर प्रॉपर आप रखेंगे तो ये बायोसिक्योरिटी आपको जितना अच्छा मेंटेन रहेगा, तो ये आपका डिजीज आना बहुत कम रहेगा। धीरे धीरे क्राउडेड होना शुरू हो जाएगा तो डिजीज आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप ना पिजन को रोक सकते हैं, ना छोटा चिड़िया को रोक सकते हैं, स्पाइरो को रोक सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। रोकना तो चाहिए लेकिन रोक नहीं सकते, क्योंकि कभी कभार कहीं से कहीं वायरस तो इन्वायरमेंट में आ ही जाएगा। तो ये विंटर सीजन का डिजीज है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बायोसिक्योरिटी के हिसाब से आप जितना अच्छे से मैनेज कीजिएगा वो मैनेज हो जाएगा। थैंक यू। हम लोग जो फीड देते हैं, अगर उसमें हम लोगों ने कुछ गलती किया, जैसे कि फीड डंपिंग हुआ, फीड हम लोग फीडर में दिए लेकिन बाहर भी गिर गया लिटर रेल के ऊपर, वो पिकअप करेगा। उन लोगों को तो पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग उसको सिखाते हैं कि ये फीडर से ही खाना पड़ता है। जो बाहर में गिर गया फीड वो भी खाएगा तो वो कॉक्सी होने का चांस होता है। ये कॉक्सी का बीमारी, एक्चुअली कॉक्सी का जो बीजाणु होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो शरीर में ग्रोथ हो ही जाता है नॉर्मली, लेकिन उसको बीमारी का रूप में डेवलप तभी होता है जब वो बीजाणु उसका एक्सक्रीट करके थ्रो नीचे आएगा और वो फिर से इनहेल होगा, बस वो फिर से पिक करके खाएगा, तब वो बीमारी दिखाई देता है। उसके लिए हम लोगों को वो मैनेजमेंट की तरफ भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग फीड
नीचे ना गिरे, वो लोग नीचे से ना खाए, लिटर ज़्यादा गंदा ना हो। ज़्यादा गंदा होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्टेन ज़्यादा लगा हुआ है, नीचे पानी गिरा हुआ है, गंदा है, तो वो लोग क्या खुद को तो बचाने के लिए वो लोग माथा को अंदर लिटर में बीट को डाल के भी रखते हैं कभी कभार, वहाँ से भी वो इनहेल हो जाता है खुद का लेट्रिन पेशाब का ये, तो उससे ये कॉक्सिका प्रॉब्लम हो जाता है। कॉक्सिका प्रॉब्लम होने से मेन एक सिम्टम्स हो जाता है आप लोगों को फार्म में लाल टाइप का लेट्रिन दिखाई देता है, वो दिखाई देता है ना, वो लाल टाइप का लेट्रिन दिखाई देने से देखिएगा थोड़ा फार्म का लिटर भी खराब हो रहा है, उसको साफ करने के लिए जाइए, मेडिसिन तो देना ही पड़ेगा उसी टाइम में। और कोई भी बीमारी के साथ अगर लाल टाइप का बीमारी लेट्रिन का वो दिखाई दिया कि कॉक्सी है, तो एक ध्यान रखिएगा कि कॉक्सी का ट्रीटमेंट फर्स्ट, उसके बाद दूसरा बीमारी का ट्रीटमेंट। कॉक्सी ये पूरा इंटेस्टाइन को वो बीजाणु खा लेता है, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है। मेडिसिन को काम करने के लिए उसको बॉडी में रहना पड़ता है, लेकिन कॉक्सी का बीजाणु उसको रहने नहीं देता है, तो वो निकल लेता है। तो इसलिए कॉक्सी का ट्रीटमेंट करना फर्स्ट होता है। उसका सिम्टम्स देखिए, ये सिकल कॉक्सीडियोसिस, जो सिकम दो इंटेस्टाइन के साथ दो लगा हुआ रहता है ना, वो सिकम बोलते हैं, उसमें ये स्पॉट आएगा, ब्लैक हो जाएगा, ये वाला है, ये इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस में होता है। ये देखिए इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस, इंटेस्टाइन पूरा लाल हो जाता है, फोमी टाइप हो जाता है, ये देखिए सिम्टम्स सिकल और इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस। हीट स्ट्रोक तो ठंडा का सीजन में थोड़ा होने का चांसेस कम ही है, फिर भी आगे तो स्लाइड में बोल रहा हूँ, ये जो फीवर होता है तो सडन डेथ हो जाता है, ऐसे मॉर्टेलिटी आप लोगों को गर्मी में दिखाई देता है, ज्यादा गर्मी होने से ये दिखाई देता है, ठंडा के सीजन में कम होता है। लेकिन और एक चीज है, ये ठंडा के सीजन में कभी कभार 1000 में 1-2 या कभी कभार 1-2 फार्म में ऐसा वाला सिम्टम्स दिखाई देता है, किसी को दिखाई देता है क्या ठंडा में भी ऐसे वाला, वो लेकिन हीट स्ट्रोक नहीं है। वो क्या है मैं बोलता हूँ, वो जो यूरिक एसिड डिपोजिशन है, जो गाउट है, वो हेवी गाउट में चला गया था, वो उसी रात व उसी दिन वो ठीक तो खा लिया, लेकिन पानी खूब कम खाया, जो पेशाब ये नहीं कर पाया, वो ठीक से फ्लशिंग नहीं हुआ, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभार उसमें भी वो फ्लिप ऑफ पोजीशन में आके मॉर्टेलिटी हो जाता है, वो लेकिन हीट स्ट्रोक का नहीं है। एक तो कभी कभार दिखाई देता है, वो हीट स्ट्रोक में ऐसा पूरा व्हाइट हो जाता है मसल, लेकिन वो वाला जो मैं अभी गाउट के लिए जो ऐसा फ्लिप होकर मॉर्टेलिटी होता है, वो लेकिन वो व्हाइट वाला नहीं दिखता है। ये थायमिन डेफिशिएंसी डिजीज है, वो 6 के जब ये होता है तो दिखाई देता है, वो सभी ये भी थायमिन डेफिशिएंसी, ये वाला हाँ, ये सब भी वो रिबोफ्लेविन, वो कभी कभार छोटा पार्ट में ये दिखाई देता है, वो आजकल इतना ये नहीं है। फुट पैड डायबिटीज ये भी खूब कम आजकल ये होता है, मतलब ये फुट पैड डायबिटीज में ये सब पहले दिखाई दिया था बहुत सारा, लेकिन अभी खूब कम में ये होने का चांसेस है। ये एक देख लीजिएगा, क्लियर एंटराइटिस केसेस, मतलब ये सब लेट्रिन का स्लाइड है, ये सब अलग अलग बीमारी है, लेकिन एक बीमारी में नहीं है, लेकिन ये सब अलग अलग, ये सीआरटी है, ये स्पेसिफिक आने बोल के गया था, ये हो गया, ये कॉक्सिका हो गया, ये कॉक्सिका हो गया, ये सीआरटी का, और ये नहीं, ये आपका आरडी का हो गया, ये आरडी का हो गया, तो डिफरेंट टाइप का लेट्रिन। मुर्गी का बीमारी में लेट्रिन के ऊपर भरोसा करके ही डायग्नोसिस 50 to 60% डायग्नोसिस हो जाता है। लेट्रिन कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, कैसे वो बैठ रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे जा रहा है, आवाज कैसा है, उसके ऊपर 20% आ जाएगा। लेट्रिन के ऊपर 50% आ जाएगा, 20% हो गया, और बाकी पोस्टमार्टम के ऊपर बाकी 20-30% आके 100% डायग्नोसिस उसके ऊपर होता है। ठीक है, मणिपुरी नामगिरगा प्रकाशना मखा एक्सप्लेन तौजनी मयामना सुम थेंगबिबा लायो अदगी मागी मैनेजमेंट की मात्तगी ओगदरा मधु मखों सिंगना मखों फाक खंदे मदिस बेगो ने सिंगबा ये फजर मकादा कोई ये सिसुंगा साउ फजर होरगा ना सही मखों सेस तो सिंग को तो या जाओ तमसी
Kasi kan this is the normal. पेयर माइक्रोफोन प्रकाश बताइए। बताइए आप। इसका 6 का पेयर स्पेन बना वाला 6 कौन सा एज कितना है? 23-25 क्या हुआ है तो ये डॉक्टर इन्फेक्शन ठीक खा रहा है ठीक से, लेकिन आपका पानी का अमाउंट ज्यादा कम हो रहा है शायद। आपका डेली कितना प्रकाश जी पूछिए तो डेली कितना एक दिन में कितना फीट फार्म में चल रहा है, कितना बैग लग रहा है, कितना किलो का फीड एक दिन में चल रहा है? आप दिनकर बढ़ाइए और पानी 200 लीटर तक लेके आइए, 190 to 200 लीटर तक पानी खिलाने के लिए कोशिश कीजिए, तो ये प्रॉब्लम 90% 80% कम ही हो जाएगा। और मोर्टेलिटी अगर है तो पोस्टमार्टम करने पर बाद वो, लेकिन अगर सुना टाइप का हो रहा है सूखने के बाद तो उसमें गाँव का मेडिसिन थोड़ा प्रोवाइड कर दीजिएगा, गाँव का मेडिसिन यहाँ पर है तो वो दीजिए, लेकिन पानी आप थोड़ा बढ़ाइए। वो 75 होने से मिनिमम 150 लीटर तो उसको 1:2 में ही चाहिए, अभी पानी में खा रहा है 130 लीटर। जनरली क्या होता है कि विंटर सीजन में नॉर्मली वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो कम हो जाता है, एंड बर्ड को रिक्वायरमेंट वही रहता है कि 20 डिग्री से अगर नीचे डाउन हो जाए तो वाटर का चिल जो है वो होने के बाद में वो जब पीने लगता है तो गले में रहता है। आप भी देखिए अभी इतने लोग बैठे, इतने सब बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर वाटर है लेकिन 2 बॉटल में वाटर 6 आदमी 5 आदमी अभी तक हम खत्म नहीं कर पाए, बिकॉज़ विंटर बॉडी ऐसे ही थोड़ा रिएक्ट करते हैं कि हम लोग पानी को थोड़ा कम पीते हैं। समर होने से 2 या 4 बॉटल अभी लग ही जाता है, राइट? तो ये विंटर में ये प्रॉब्लम बर्ड को दिखता है, क्योंकि अगर पानी सही से वार्म रहेगा और वाटर इंटेक उनका ज्यादा रहेगा, जितना अच्छा वाटर इंटेक रहेगा उसका फ्लॉसिंग अच्छा होगा। फ्लॉसिंग एक वर्ड जो हम यूज कर बार-बार डॉक्टर यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं। फ्लॉसिंग क्या होता है? जो इंटेस्टाइन का जो हेमरेजेस है, जहां पे दाग धब्बा कीड़ा जो भी वहां पे वो डेवलप होता है, क्रिएट होता है, तो वो चैनल को हमको फ्लॉसिंग करना है। हम होता है ना कि घर में लाटिन है, लाटिन से हम मैला को फ्लश मारते हैं तो मैला चला जाता है, तो जो भी चीज को मैला को निकालने के लिए वो फ्लश करते हैं, वो इंटेस्टाइन को फ्लश करने के लिए नॉट ओनली की मेडिसिन का जरूरत है, हम अपने हिसाब से घर का दिया हुआ चीज को भी हम यूज करते हुए उसको फ्लशिंग हम कर सकते हैं। जैसे दही का हो गया, दही जैसे गॉड में हम फ्लशिंग कर सकते हैं, हम गुड़ का पानी, जैगरी वाटर, गुड़ का पानी से हम फ्लशिंग कर, ये कभी कभार बर्ड को वो टाइम भी आप देते जाइएगा, वो फ्लशिंग जितना अच्छा होगा तो डिजीज से वो अच्छा रहेगा। आपको हमेशा मैं बोल रहा हूँ एक बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट और टोटल जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट के ऊपर ही जा रहा है, मैनेजमेंट को प्रॉपर कीजिए। स्पेस, पेंटिलियम स्पेस, मतलब अभी का जो बर्ड है 35 डेज में 2.5 का बॉडी वेट लेके आ रहा है, तो 2.45 का अगर बॉडी वेट है तो उसको अगर उसी हिसाब से 1.7 1.8 स्क्वायर फीट अगर नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो उसको प्रॉपर स्पेस, जितना भी मैं लिस्ट कर देखा आपका जितने आए हुए हैं, तो दे आर वेरी स्मॉल स्केल फार्मर, मतलब 3000 इज आई थिंक 3000 का है साइड ना, तो कोशिश है कीजिए मैनेजमेंट का अच्छा के लिए डेवलप कीजिए, और ये जो छोटे-छोटे हैं और भी आगे फार्म बनाइए और अच्छे कंडीशन का फार्म बनाइए, फ्लोर कंक्रीट में बनाइए और जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको फीड भी अच्छा, आपका न्यूट्रिशन वाला फीड आप यूज कर रहे हैं, आप कीजिए आपके साथ में। आप बिना आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कोई भी फार्म बनाने जा रहे हैं या कैसे बनाएं या क्या प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं। अगर एवरीथिंग इज ओके तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे रेस्ट ऑफ द 시그파이어가 거기에 와터시민들에서 플로팅이 아바고 그거 시그파이어 시기 그런 거나 그거는 누구나 그것도 걸리도 그런 거마지 시기 그런 거는 와터를 들을 수 있는 많이 대학들이 무슨 플로팅이야 एसिडिफायर और सैनिटाइजर एक टाइम में दे सकता है, और 2-3 दिन के पानी एक बार रेडी करके रख सकता है।
2-3 दिन का पानी तो हम लोगों ने 2 घंटा टाइम आप लोगों को ये कहा कि पीएच नापने के लिए, वह हार्डली 3 घंटा। तो एसिडिफायर का काम क्या है, जो एसिडिक कुंडों को पानी चाहिए, उसको एल्कलाइन नहीं चाहिए। एल्कलाइन होने से कोई भी बीमारी का बीजाणु ग्रोथ करता है, तो उसको रखने के लिए हम लोग को 3 घंटा 4 घंटा बाद ठीक है, तो आप एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन आज आप 1000 लीटर का ये भर्ती करके 200 व 300 लीटर आज गया है कल जाएगा, ऐसे करने से उसमें आप लोग डेली ऐड कर सकते हैं, या जो 8 आवर्स के लिए 3 आवर्स 4 आवर्स का वो आपको सीक्वेंस ऐड ऑन करके करने के लिए होगा। लेकिन एक बात है, एसिडिफायर के साथ आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट आप अगर दे रहे हैं तो उसमें साथ आप लोग एंटीबायोटिक अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, उसके साथ वो पानी, लेकिन आप लोगों को डिसइंफेक्टेंट जैसे बीनेजोफोर ये सब अगर देंगे तो वो मत दीजिएगा एंटीबायोटिक के साथ, तो एंटीबायोटिक को भी डैमेज कर देगा। एसिडिफायर के साथ यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक और एसिडिफायर डिसइंफेक्टेंट एक साथ नहीं करके आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। पानी पहले आप लोग डिसइंफेक्टेंट करके, डिसइंफेक्टेंट वाला पानी को एसिडिफायर यूज करके आप लोग वो हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। Para makan tata company kita berkah hari ini. हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अजीत सर ने मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका है, जितेंद्र सर ने आपको फिट के बारे में बोला है, और डॉक्टर साहब ने आप लोगों को डायग्नोसिस और डिजीज का बारे में बोला है। मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों का सप्लाई चेन जो है फिट का वो स्मूथली रहे, और मैं एवरी मंथ यहाँ मणिपुर में विजिट रहेगा मेरा 2-3 दिन, और मैं हर 2-3 दिन में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम काम विजिट में करूँगा। आप लोग का हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शेयर किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग डायरेक्ट मुझे डॉक्टर साहब को ध्रुव प्रकाश जी हम लोग को दीजिएगा, हम लोग तुरंत शॉर्ट आउट। थैंक यू। Thank you, the director of Batoni Private Limited, Mr. Ajit Kumar Pati, and thank you to Director Operation Jitendra Khalil. Then thank you to Mr. Dr. Ayushman Madhukarya. Then and thank you to Mr. Sanjay, manager sales and marketing. Thank you for your great giving a great opportunity for this function and having a good time here. Thank you, sir. Thank you, everyone. And thank you, Ripa Mayam. So, kasi Mayam na ako ginamit ko support order ka. Ako mainly ay ginawang papakas maki credit maki ano credit ni ada di Seningsel Ripa tayo Seningsel Ripa ako company की डायरेक्टर कंपनी की हेड कंपनी की ऑन मफुआ ni aduga mo na sana su yang thoi yang na lapiraga ai san na request oraga simple pangtupi ka ya e winter seasons le apoi kita मौसम adagi pollution yang na kheta ro ko ko isu di kita mai ri na apoi lo su ta na te pang sai ha ka pang view ha ka ta ma su ra ro program city ma su except to biraga mai na si program si mai na Sindi hai di mana mating full mating kira dok koi tausi koi tu mating kami hai mai laku bulan tu semua secara seri adu learning pi itu akan masih baru kai tahu kan itu dari mana yang itu JSK agency ai ki pani ai ki nau prakas ka bulaga to share dok zaruni ai bani ki taraf tu isu le kira mai yang itu masih nak tu kai tu pi raga maybe tu mai yang itu harus aku seri aduga makata pasti akoi mayam hawa hok to dikhan de lunch na sa mamam sami na je hawa hok to dikhan de akoi angam ba company ki site ki adega ai agency ki site ki akoi angam ba procedure makata si lunch ki matlab to lo ni thank you lunch ki lo to batung da akoi ki company ki taraf ki vaccine puna ba yamna tang ko chati na de aduga pharmacy ka yamna valuable hoiba haidi yamna kana kada ba vaccine ku na ba ki vaccine box
ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. Thank you.